आज का जो सेशन है वो इन कंटिन्यूशन टू द अर्लियर लेक्चर वी स्टार्टेड डिस्कसिंग द कॉस्ट बेनिफिट एवेल्युएशन मेथड्स, या जिसको आप कॉस्ट बेनिफिट मेथड या BCR कहते हैं, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो कहते हैं। ये वो मेथड्स हैं जिनको हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। आपको याद होगा कि आखिरी क्लास में हमने तीन जो इनिशियल मेथड्स थे वो पढ़ लिए थे, जिसमें नेट प्रॉफिट था, जिसमें क्या था वो जो नेट प्रॉफिट था, ROI तीसरे नंबर पे था, दूसरे नंबर पे पे बैक पीरियड था। तो ये तीन मेथड्स हमने पढ़ लिए थे, और आज जो हम आगे चल रहे हैं, दो मेथड हमारे रह गए थे, और मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मजे के हैं, और असल में सबसे ज्यादा एक्यूरेट मेथड भी यही वाले हैं जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ। आपको याद होगा कि नेट प्रॉफिट में मैंने कहा था कि ठीक है, आर्बिट्रेरीली मोटा मोटा अंदाजा लगाने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन दिस इज नॉट फाइनल। मतलब इसके अंदर और ज्यादा गहराई में जाके हम ज्यादा बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। फिर हमने कहा था पे बैक पीरियड के अंदर कि पे बैक पीरियड इज गुड व्हेन यू आर वरीड अबाउट रिकवरिंग योर मनी एज सून एज पॉसिबल। सो इन दैट केस योर क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन is changed. Now you are more worried about recovering your money. फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई काम अगर लोन लेके शुरू किया है, बैंक से लोन लिया है, तो आपकी कोशिश यही होगी कि पहले मैं जल्द से जल्द बैंक का लोन उतार दूं ताकि मुझे इसका इंटरेस्ट कम पड़ना बंद हो जाए। यही वजह है कि जो पे बैक पीरियड है वो कुछ सूरतों में एक अच्छा कॉस्ट बेनिफिट का मैकेनिज्म बन जाता है। तीसरा मेथड जो था वो था ROI, अगर आपको याद हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसमें मैंने एक बात कही थी कि इट इज नॉट एज गुड एज नेट प्रेजेंट वैल्यू वगैरह, बल्कि इट इज स्टिल बेटर देन प्रेजेंट वैल्यू। सॉरी, वो जो पहला मेथड था आपका जी, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट से ये बेहतर है, क्योंकि नेट प्रॉफिट ये नहीं देखता कि ये जो ओवरऑल प्लस माइनस हुआ है इसमें कितने साल इन्वॉल्व थे और कितनी इन्वेस्टमेंट डाली गई थी। दो बातें, कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट के मुकाबले में आपने क्या खोया, क्या पाया, और दूसरा कितने अरसे में। जहां तक इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बात है उसको ROI कैटर कर लेता है, लेकिन आप ये नोट करेंगे कि ड्यूरेशन कितनी गुजरी है इससे भी ROI कोई बहुत ज्यादा उसको एड्रेस नहीं करता। बड़ा सिंपल सा फार्मूला था ROI निकालने का। हमने कहा कि वही नेट प्रेजेंट वाली वैल्यू, जो नेट प्रॉफिट वाली जो वैल्यू आपको निकली है, वो कितने सालों में निकली है, 5 सालों में, उसका एवरेज एनुअल प्रॉफिट निकाल लें। एवरेज एनुअल प्रॉफिट का मतलब है कि अगर आपका प्रॉफिट जो है वो 1 लाख रुपए हुआ है और 5 सालों में हुआ है, तो इसका मतलब है कि एवरेज एनुअल प्रॉफिट फॉर 5 years इज 20,000 पर ईयर ऑन एवरेज। अब ये 20,000 को कंपेयर कर लीजिए आप अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ। ये जो इनका रेशियो बनेगी, दिस विल रिप्रेजेंट कि आपका ROI क्या है। तो ROI कोई बहुत जबरदस्त मेथड नहीं है, बहुत आला मेथड नहीं है, लेकिन इट इज स्टिल बेटर देन द फर्स्ट टू मेथड्स, राइट जी। ये जो मैंने अभी तक डिस्कशन की है, इसके हवाले से अगर कोई इनपुट डालना चाहते हो या कोई क्वेश्चन करना चाहते हो तो यू कैन आस्क जी, प्लीज। जी जनाब, मोज़म अली शाह साहब, मोज़म अली शाह साहब, ये बताइए कि ये जो हमारा ROI वाला मेथड है ये क्या करता है। मोज़म अली शाह साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। मैं सर लास्ट वीक लीव पे था और मैं वो रिकैप नहीं कर सका ओके, लास्ट 2 लेक्चर्स। राइट। सॉरी फॉर दैट। तो
अभी मैंने मैंने बयान वो किया, व्हाट्सएप पे अभी मैंने बयान किया, अगर आपको कुछ मैंने सर मैंने ओके सर अभी ज्वाइन किया है, ओके जस्ट मैंने जैसे ज्वाइन किया है तो यू कॉल्ड माय नेम। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ओके। अच्छा जी, और कौन है जी? मुस्तफा सईद मिनहाज साहब। जी सर। सर सर ROI, रिटर्न जी जी, ROI ये होता है कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट की है उसका रिटर्न आपको कितने ईयर्स में मिलेगा। उससे आप ये चेक करते हैं कि आपका प्रोजेक्ट वो कितने ईयर में आपको मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट दे देगा, तो आपको आप प्रॉफिट कब से गेन करना शुरू कर देंगे उस पे। गलत हो गया सर, बिल्कुल गलत हो गया। गौर करें जरा। मीनवाइल मैं पूनू मल से तो पूछता हूँ। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट यही होगा ना, जो आपने इन्वेस्टमेंट की है उसका रिटर्न आपको कितने ईयर्स में आप उसको नहीं नहीं नहीं, लेवल पे ले आएंगे। स्टेटमेंट गलत हो गई आपकी। आप बेसिकली मुझे डिफाइन कर रहे हैं पे बैक। पे बैक में ऐसा होता है कि कितने सालों में रिटर्न होगा, वो बात नहीं हम कर रहे हैं। आप जरा इस पे सोचिए। सर मीनवाइल मैं रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ये होगा जितना भी आप जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है हम्म, वो कॉस्टिंग आपके कितने ईयर्स में रिटर्न हो जाएगी, मतलब आप लेवल पे नहीं आ नहीं नहीं जाएंगे। नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अभी मैंने डिस्क्राइब किया थोड़ी देर पहले। ये जो बात आप कह रहे हैं ना, ये इसको कहते हैं पे बैक पीरियड। कि आपने जितनी इन्वेस्टमेंट लगाई है वो कितने सालों में रिटर्न हो जाएगी, पे बैक हो जाएगी, ये बात है। तो ये जो आप इसको ROI से रिलेट करें वो ठीक नहीं कर रहे। तो मुझे किसी और से पूछ लेने दीजिए, फिर मैं वापस आता हूँ आपके पास। जी पूनू ठीक मल है साहब, ठीक। पूनू मल साहब। जी सर। तो पूनू मल, आपको आवाज आ रही है मेरी? ओके, चलें जी, फिर चलते हैं शबाना इकराम। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम अलैकुम। ये बेसिकली रेशो है जो कि हमारी नेट इनकम और जो इन्वेस्टमेंट है उसका रेशो हमें बताता है, और हमें एक तरह से इससे एफिशिएंसी पता चलती है कि हमने जो इन्वेस्टमेंट की है उस हम्म, पे जो एफिशिएंसी रेशो है, प्रॉफिटेबिलिटी का जो एक कंपैरिजन है वो हमें मिलता है इससे। ओके, एक जरा सी बात आप मिस कर गई। दिस अम, इज द कंपैरिजन बिटवीन दी नॉट द नेट प्रॉफिट वाली वैल्यू, बल्कि एवरेज एनुअल प्रॉफिट एज एवरेज कंपेयर एनुअल। टू द इन्वेस्टमेंट। जी बिल्कुल। ठीक है जी। तो एवरेज जी एनुअल प्रॉफिट का मतलब ये हुआ कि नेट प्रॉफिट की वैल्यू को नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज एनुअल प्रॉफिट आ जाएगा। उसको आप इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करेंगे तो आपको परसेंटेज आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 100 करके परसेंटेज आ जाएगी, विच इज दी ROI। मैं वापस आता हूं जी जी। मुस्तफा सईद मिनहाज साहब के पास। सर अब आपको बात समझ आई? जी सर। अब जरा आप अपने लफ्जों में बयान कर देंगे जरा। सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी प्रॉफिट आ रहा है जी वो जी, मतलब ईयर्स में उसको आप फ्रेंच अपनी उसमें कर लेंगे कि कितने ईयर्स में आप उस मतलब उसका ईयर वाइज ब्रेकअप कर लेंगे कि 5 साल में कितना प्रॉफिट आ रहा है इससे। हाँ जी, डिवाइड ऐसे डिवाइड दैट बाय 5 ईयर, नंबर ऑफ ईयर्स, तो दैट वो विल आप गिव देखते यू। हैं कि आपने 5 ईयर्स पे करना है, आपने कितने पे करना है, आप 2 ईयर्स पे भी करते हैं, 10 ईयर्स पे भी, नहीं अपने नहीं नहीं प्लान के नहीं हिसाब से आप नहीं कर नहीं सकते नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जितने भी साल गुजर चुके हैं, जितने भी साल गुजर चुके हैं, उन हैं। उस नंबर से डिवाइड करने हैं आपने। आप ये नहीं कर वो सकते फिर कि सर कभी फिर 2 से आपके कर पास लें, कभी 3 से कर वो लें। फिर आप पॉजिटिव में जाना शुरू हो जाते हैं ना, आपके एवरेज मतलब आगे ऊपर जाना शुरू हो जाता है इस तरह। सर एवरेज जो है वो एवरेज है। ये प्रॉफिट एवरेज है, मतलब ये कोई एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं है, ये सालाना एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं है, राइट? ये एवरेज ये आप प्रॉफिट है। फोरकास्ट कर रहे होते हैं सर। ये आप 5 साल जो भी एक खास टाइम गुजरने के बाद जितना भी नेट प्रॉफिट निकला है उसको उतने नंबर ऑफ इयर्स जो पिछले गुजर चुके हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं, तो आपका ये एवरेज, पर ईयर क्या है आपके पास। हाँ, एवरेज एनुअल प्रॉफिट आ जाता है। इसको कंपेयर करते हैं आप कितने पैसे आपने इन्वेस्ट किए थे, और वो जो परसेंटेज निकलती है, दैट इज योर ROI। ठीक है। ये फार्मूला लिखा भी हुआ है, मैं पिछली स्लाइड पे चला जाता हूँ। ये देखिए, ये पिछली स्लाइड पे अगर आपको अभी नजर आएगा थोड़ी देर में, वो कहता है एवरेज एनुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100, राइट? ये ROI का फार्मूला है, और ये इतना कॉमन फार्मूला है, और आप अपनी
ऑफिस लिंगो में, मीटिंग्स में, कॉन्फ्रेंसेस में ये लफ्ज इतना ज्यादा बोलते हैं कि गालिबन लगता ही है कि वो हाईटेक किस्म की चीज है। दिस इज नॉट हाईटेक एट ऑल। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल बिलो एवरेज किस्म की कैलकुलेशन है, तो बहुत आला कैलकुलेशन नहीं है, क्योंकि जो एनुअल प्रॉफिट है वो तो एवरेज में लिया हुआ है, वो कौन सा एग्जैक्ट है? ठीक है ना जी। तो एवरेज है, इसलिए आरओआई जो है वो अंदाजन होगी, राइट। एक एहतियात में जरूर बताता चलूं कि आरओआई को कभी भी आपने, ये जो परसेंटेज में आ जाएगा ना 10%, 8%, 15%, इसको कभी भी गलती से भी आपने इंटरेस्ट रेट नहीं समझना। दिस इज नॉट द इंटरेस्ट रेट, इट हैज एब्सोल्युटली नथिंग टू डू विद इंटरेस्ट रेट, राइट। तो आरओआई इज नॉट इंटरेस्ट रेट, एक बात। फिर आरओआई का एक और नाम भी है जो अकाउंटिंग सर्कल्स के अंदर इसको अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी कहा जाता है, ARR, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है जी, ये बात। ओके जी। किसी ने हाथ खड़ा किया था बीच में, मुझे कुछ लगा। मोहित साहब, आपने तो नहीं किया था? जी जी सर, मैंने किया था। मैं ये पूछना चाह रहा था कि हम एक करते हैं नेट प्रॉफिट और दूसरा प्रॉफिट, अकाउंटिंग की ज्यादा मुझे पता नहीं, मैंने कहा सर आपसे जी पूछ जी लूं। जी जी। तो ये प्रॉफिट इज दैट के हम अपना एक्सपेंस काट के और फिर जो हमारा नेट प्रॉफिट बचता है उसमें करना पड़ेगा, या ओवरऑल बिफोर एक्सपेंस काट के हम कंपनी का प्रॉफिट निकालते हैं? सर, अकाउंटिंग में आपने देखा होगा एक बैलेंस चलता रहता है, तो रोजाना के रोजाना हम जो हिसाब किताब करते हैं, आज जो पाया, जो खोया, जो पाया, एक तरफ खोया लिख लेते हैं, एक तरफ पाया लिख देते हैं, और उसका डिफरेंस से जो जवाब आता है उसको हम प्रॉफिट कहते हैं। अगले दिन के लिए यही बैलेंस के फिगर्स अगले दिन के शुरू में चले जाते हैं, और इस तरह ये कंटिन्यूअसली से चलता रहता है। ठीक है ना जी। तो प्रॉफिट पर डे को हम प्रॉफिट के तौर पे ले रहे हैं। अगर अकाउंटिंग आप कर रहे हैं तो पर डे मेरा आज क्या फायदा, आज क्या नुकसान, वो पर डे प्रॉफिट होता है। फिर उस पर डे के बैलेंस को आगे चलाते जाते हैं, तो आपका मंथली बैलेंस की तरफ आप चलना शुरू हो जाते हैं, या ईयरली बैलेंस की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं, तो आपका वो फिर ईयरली प्रॉफिट बन जाता है। लेकिन यहां पे हमने क्या बात की, हमने अंदर से तो बात ही नहीं की कि रोजाना क्या खर्चा हो रहा है, क्योंकि ये तो तब होगा जब खर्चा होगा। ये जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है, ये उस वक्त किया जाता है जब अभी तक कुछ काम शुरू ही नहीं हुआ। ये हमारे अंदाजे हैं, ठीक है जी, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, हमारा ख्याल है कि प्रोजेक्ट 1 पे इतनी इन्वेस्टमेंट लगेगी, और ये पहले साल में इतने पैसे देगा, दूसरे में इतने देगा, तीसरे में इतने देगा, ये हमारा ख्याल है। ठीक है जी, ये हम फिजिबिलिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ, अभी काम शुरू नहीं हुआ। ये जितने मेथड हैं कॉस्ट बेनिफिट के, ये प्रोएक्टिव हैं, ये फिजिबिलिटी बनाने के लिए होते हैं। तो ये मत समझिएगा कि आपके पास सारा डाटा अवेलेबल है। फिजिकल अकाउंटिंग डाटा इज नॉट येट अवेलेबल। आई होप मेरी बात समझ आई होगी मोहित साहब। जी सर, जी मैं समझ गया। मुस्तफा साहब, आप क्या कह रहे हैं? सर मैं ये पूछना चाहता था, ये मेथड हम यूज करते हैं, क्वेश्चन है कि इससे आप प्रोजेक्ट की वायबिलिटी चेक करते हैं जी जी जी। कि प्रोजेक्ट वायबल है कि नहीं है कॉस्टिंग के हिसाब से। असल में सर बात ये है कि ये जो बेनिफिट कॉस्ट बेनिफिट मेथड है, या इसको बेनिफिट कॉस्ट रेशियो भी कहते हैं, ये मेथड जो है ये प्रोजेक्ट फिजिबिलिटीज के लिए, बिजनेस केस के लिए, और इसके अलावा और बे इंतहा काम है दुनिया के जो हम इसके थ्रू करते हैं। मिसाल के तौर पे, आप आज मार्केट में शॉपिंग के लिए गए हैं, आपने वहां से एक शैम्पू खरीदना है, वहां पे 10 ब्रांड के शैम्पू लगे हैं, आप उन 10 ब्रांड के शैम्पूओं को क्यों देखते हैं? क्या देख रहे होते हैं आप वहां पर? बेसिकली यू आर डूइंग कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कि जनाब इसकी कीमत क्या है, इसके फवायद क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, मुझे मुझे इनसे क्या फायदा होगा। मतलब मैं, ये जो कह रहा है कि आप ये 150 रुपया मुझे पे करें, तो 150 रुपए में ये मुझे क्या बेनिफिट देगा। फॉर एग्जाम्पल, आप ये कहते हैं ये इतने मिलीलीटर का है, ठीक है, मैं एक दफा इतने मिलीलीटर इस्तेमाल करूँ, ये अंदाजा लगा रहे हैं ना आप, मैं एक दफा इतना ही इस्तेमाल करता हूँ, ये इतने दिन तक चलेगा, तो इतने दिन के लिए 150 रुपए का खर्चा बुरा नहीं है। बुनियादी तौर पे आपने एक तरह का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया।
सो वी कीप डूइंग दिस कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। अगर आपको लगे कि नहीं यार ये तो बड़ा महंगा सौदा है, इससे इतना फायदा नहीं होने वाला जितना मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो फिर आप कभी भी नहीं करेंगे, फिजिबल ही नहीं होगा। ये पॉइंट है। अगर आप कहें तो मैं इसको और भी डिफाइन कर सकता हूँ। नहीं तो ठीक है, थैंक यू। जबरदस्त। तो ये बात हमें सबको ध्यान में रखनी है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑलवेज इज डन बिफोर समथिंग इज, मतलब आपने वो प्रोजेक्ट नहीं अभी शुरू किया, आपने खरीदारी अभी नहीं की, एक डिसीजन लेने के लिए, उस काम का डिसीजन लेने के लिए जो आपको प्रोएक्टिव वर्क या पेपर वर्क या फैसला करने के लिए जो डाटा इकट्ठा करना होता है, जो कि तुक्कों पे भी मबनी हो सकता है, आपकी कि जी एप्रिशिएटेड, आपका ख्याल है कि इतने पैसे लग जाएंगे या इतने पैसे आएंगे, तो उन फिगर्स को लेकर हम ये कैलकुलेट करते हैं। एनीवेज, जो मैंने आपके सामने सिनेरियो रखा था 4 प्रोजेक्ट्स का, और ये उनके सामने फिगर्स आपके सामने लिखे हुए हैं, ये हमारा अंदाजा है कि पहले प्रोजेक्ट के ऊपर इतना लगेगा और इतने इतने पैसे रिकवर होंगे वगैरह वगैरह। और मैं आपको 3 मेथड इसके ऊपर पढ़ा चुका हूं। अब हम चलते हैं अगले मेथड की तरफ, एंड विच इज नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू बड़ा मजेदार मेथड है और आपको बड़ा कैलकुलेटिव और लॉजिकल लगेगा। इसको हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी कहते हैं। सुना होगा आपने ये लफ्ज, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसके बारे में रिजवान साहब आप मुझे कुछ थोड़ा सा बताएंगे कि आपका क्या ख्याल है, व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी? सर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी से बेसिकली मुराद ये है कि एक एक चीज अगर आपके पास 1 रुपये आज है और मुस्तकबिल में आप देखते हैं, तो बेसिकली अगर आप उसको यूटिलाइज नहीं करते, ठीक है, तो इन्फ्लेशन या दूसरे जो फैक्टर्स काउंट कर रहे होते हैं, तो जी, वो जी। आज से 1 साल के बाद उसकी वैल्यू 1 रुपया नहीं रहेगी, ठीक है, उसकी वैल्यू कम हो चुकी होगी। तो आज का जो मतलब फ्यूचर में आपके पास जो 1 रुपया है, उसकी आज वैल्यू कितनी है, या आज जो 1 रुपया है उसकी फ्यूचर में वैल्यू कितनी होगी, कितना वो डिग्रेड होगा या कितना वो अपग्रेड होगा, ये बेसिकली इसे रिलेट करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी के साथ। चलें, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। लेट अस सी के जहांगीर तारिक साहब क्या कहते हैं इस बारे में। क्या आप एग्री करते हैं रिजवान साहब से, या आपका अपना कोई और ट्रांसलेशन है? जहांगीर तारिक साहब। सर मैं अभी बिल्कुल सुन नहीं सका, बिल्कुल लेटेस्ट बात जरा रिपीट कर देते हैं। एक कॉल आ गई थी। जी रिजवान साहब, जरा इनको बताइएगा कि आप क्या कह रहे हैं। रिजवान अख्तर साहब, मेरा सवाल ये था जी कि नेट, ये जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है, राइट? तो रिजवान साहब ने जो हमें बताया वो उनका ये ख्याल है कि पैसे की जो आज वैल्यू है, फ्यूचर में वो वैल्यू कम हो जाती है, राइट? ये रिजवान साहब ने जवाब दिया। मगर मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही है या गलत है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ आपका क्या ख्याल है कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी होती क्या है? सर टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो स्टेटमेंट है, इससे लग तो ऐसे ही रहा है, जो डेप्रिसिएशन हो जाती है एक मतलब करेंसी की जिस तरह, तो उस हिसाब से उसकी वैल्यू शायद मतलब कम होती जाती है। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, तो लग ऐसे ही रहा है। ओके, चलें, ठीक हो गया जी। आप दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू मैं अभी इधर ही सील करता हूं। मैं किसी और से पूछता हूं, आपने कभी नेट प्रेजेंट वैल्यू का नाम सुना है? एनपीवी का नाम सुना है किसी ने? हाथ खड़ा करें। एनपीवी का नाम सुना है? जी रिजवान साहब, क्या मतलब एनपीवी का मतलब यह है कि कोई चीज जैसे जो फ्यूचर में आपके पास जिसकी कोई खास वैल्यू होगी, उसको अगर आप बैक ट्रेस करते हैं कि आज की टर्म में अगर हम उसको ट्रांसलेट करें तो वो वैल्यू कितनी बनती है, वो नेचुरली फ्यूचर की वैल्यू से कम होती है। तो वो जो आज की डेट में उसकी वैल्यू जो बैक ट्रेस करते हैं, दैट इज नेट प्रेजेंट। ये बात कह के आपने अपनी पहली दी हुई स्टेटमेंट को निगेट कर दिया। गौर कीजिएगा,
आपने जो पहले स्टेटमेंट दी थी, आपने कहा पैसे की वैल्यू घट जाती है फ्यूचर में, और अभी आपने कहा कि फ्यूचर की वैल्यू से आज की वैल्यू कम होगी, ये आपने कहा। नहीं सर, वो शायद मैं भी प्रॉपरली बयान नहीं कर सका। बहरहाल जी जी जो पहले भी मैं बताना चाह रहा था वो बेसिकली यही था कि मेरे पास अगर आज 1 रुपी है और जी जी फर्ज करें मेरे पास 1 साल के बाद 1 रुपी है, तो जो 1 साल के बाद वाला 1 रुपी है वो आज की वैल्यू में हो सकता है 85 पैसे हों। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में हाँ, मतलब मैं आज की वैल्यू के हिसाब से बात करें ना, जी लगा ये आपके कहने का कुछ ऐसा लगा कि जैसे आइंदा पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। नहीं सर, वो मैं शायद मैं प्रॉपर अल्फाज का चुनाव नहीं जी कर जी जी सका, जी मेरा ख्याल है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, बिल्कुल जनाब, ये बात अब क्लियर हो गई कि हम बात कर रहे हैं कि आज एक पैसे की कोई हैसियत है। आज फर्ज करें आपके पास 1 लाख रुपया है, क्या आज से 1 साल बाद ये 1 लाख रुपए की वैल्यू 1 लाख होगी, 1 लाख से कम होगी, या 1 लाख से ज्यादा होगी? अब जनाब मैं ये सवाल पूछ रहा हूं राजिया मीर से। आज जो आपके पास 1 लाख रुपया है, फ्यूचर में इसकी वैल्यू बढ़ेगी, घटेगी, या सेम रहेगी? सेम रहेगी सर। सेम रहेगी। वाओ, ये जी कैसे सर। हुआ? सर बाकी जो चीजें हम जो हमसे मतलब उसकी परचेज पावर वो हो सकती है, चेंज हो सकती है, लेकिन वैल्यू तो सेम रहेगी। ओके, नहीं नहीं नहीं, वैल्यू का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। आप यूं समझिए कि फर्ज करें, मैं पहले, आपने वो कंपाउंड इंटरेस्ट सुना हुआ है आप लोगों ने? जी राजिया, कंपाउंड इंटरेस्ट का पता है आपको? जी सर। और नॉर्मल अपना जो नॉर्मल इंटरेस्ट है वो भी पता होगा। जी बिल्कुल। अगर मैं आपसे ये कहूं कि बैंक आपको लोन दे रहा है 10% के ऊपर, तो आपको कितने पैसे लौटाने होंगे 1 साल बाद? 110, जैसे अगर 100 मैंने लिए तो 110 लौटाने होंगे। ओके, इसका मतलब है फ्यूचर में वो आपसे पैसे ज्यादा ले रहा है। प्रेजेंट में उसकी वैल्यू 1 लाख थी, फ्यूचर में वो आपसे 1,10,000 ले रहा है, मतलब कुछ फीसद बढ़ गया। ठीक है जी, जी इसको कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी, मतलब फ्यूचर वैल्यू। आज प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख थी, फ्यूचर वैल्यू जो है वो क्या है, वो 1,10,000 है, एट द रेट ऑफ 10% इंटरेस्ट। ठीक है जी, ये तो था जी कि मैं प्रेजेंट से फ्यूचर को की तरफ जा रहा हूं। मतलब आज मैं अगर आपको 1 लाख रुपया लोन देता हूं 10% के ऊपर, तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आप मुझे 10,000 रुपए एक्स्ट्रा देंगे 1 साल बाद, राइट? सिंपल इंटरेस्ट जी का सर। तो ये तरीका है कि हर साल उसमें 10,000 रुपए ऐड होता जाएगा। गॉट इट? लेकिन जी जी। लेकिन अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो उसका क्या मतलब होगा? उसमें सर जो इंटरेस्ट जो लगेगा उस अमाउंट पे फर्दर ओवरऑल पे इंटरेस्ट लग जाएगा। बाकी लोगों को ये बात समझ आ रही है? 1 लाख रुपया अगर आपका सिंपल इंटरेस्ट है तो उसका मतलब है बैंक इज नॉट रिस्पॉन्सिबल कि आपका पैसा बैंक में कितना पड़ा है। साल तक 1 लाख रुपया अगर पड़ा है तो 10,000 वो दे देगा, खत्म हो गई बात। और अगर आप इसको री इन्वेस्ट नहीं करते तो वो 10,000 ही देता रहेगा हर माह। ये प्लेन इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है। लेकिन अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट पे लोन ले रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको 1 साल बाद तो 10,000 रुपया पे करना पड़ेगा, और 2 साल बाद आपको जितनी अमाउंट कितनी बैंक में पड़ी है 1 साल तक, वो पहले वाला तो 1 लाख था ना, अब बैंक में कितने पड़े हैं आपके? 1,10,000। अब एक जी अब लाख एक दस लाख दस हजार हजार का इंटरेस्ट का 10% कट जो ऐड होगा, 10% होगा वो लगेगा। 121 हो गया। उसके बाद उससे अगले साल वो 1,21,000 का 10% होगा, वो बन जाएगा 1,33,300, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ।
तो आपने देखा कि कंपाउंड इंटरेस्ट में हर दफा का इंटरेस्ट ऐड होता चला जाता है। तो मतलब ये जो प्रेजेंट वैल्यू वाली कहानी है, ये बुनियादी तौर पे आज के पैसे को अगर मैं फ्यूचर की तरफ लेके जाऊं तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट में जा रहा होता है, राइट? ये एंड बाय द वे वी आर नॉट डिस्कसिंग द इंटरेस्ट हियर, बट वी आर इंटरेस्टेड एज फार एज द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज के एक वैल्यू फ्यूचर में नजर आ रही है, आपने ये अंदाजा लगाना है आज उसकी क्या हैसियत है। अगर आपको 1 लाख रुपया 5 साल बाद आता हुआ नजर आ रहा है तो उस 1 लाख की आज क्या औकात है? कम होगी ना जी। यासिर खान साहब, यासिर खान साहब जी सर। बताइएगा कि 1 सर लाख आवाज जो मेरे पास 5 साल बाद आना है उसको, उसकी क्या हैसियत है आज, आज के रुपयों में, आज के पैसों में? जो इन्फ्लेशन का जो फैक्टर है उसको इन्फ्लेशन को छोड़ भी दें, अगर आप इन्फ्लेशन डज नॉट मैटर। ये रिजवान साहब भी ठीक है। इन्फ्लेशन का जिक्र कर रहे थे। इन्फ्लेशन डज नॉट मैटर बिकॉज हम जिस लेवल पे बात कर रहे हैं इसके अंदर अगर आज के दौर में 10 प्रोजेक्ट चलने का इम्कान है तो इन्फ्लेशन अगर हुई तो 10 के 10 पे एक ही तरह लगेगी। इसलिए इग्नोर इन्फ्लेशन, ये इसका असूल है कॉस्ट बेनिफिट का। एनीवेज जी बताइए। सॉरी मैंने अभी ज्वाइन किया तो मैं थोड़ा सा मुझे वही सिर्फ इस समझने सवाल की का कोशिश जवाब कर चाहिए कि वो 1 लाख रुपया जो आपके पास 5 साल बाद आने वाला है उसकी आज हैसियत 1 लाख होगी आज के पैसों के हिसाब से, 1 लाख से कम होगी या 1 लाख से ज्यादा होगी? 1 लाख से कम होगी सर। कम होगी, राइट। बस यही मुझे जवाब चाहिए था जी। मोहित साहब। सर बस यही कह रहा था कि इसकी की वैल्यू कम होगी, कम होगी, बिल्कुल जो बिल्कुल। 1,05,000 जी। राइट। अच्छा, अब पहले तो हम ये डिसाइड कर लेते हैं, ये दो सिनेरियो है मेरे पास। एक सिनेरियो है प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू की तरफ जाने का, जो कि मैंने कहा कि उसका कॉस्ट बेनिफिट से कोई ताल्लुक नहीं है। दैट इज मतलब या बैंक जब आपको लोन देता है तो आपको प्रेजेंट में देता है और फ्यूचर में आपसे लेता है, राइट? तो अगर मैं आज के पैसे को फ्यूचर में प्रोजेक्ट करके देखना चाहता हूं तो मैं नेट प्रेजेंट मैं वो वाला तरीका इस्तेमाल करूंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कॉस्ट बेनिफिट एवेल्युएशन में यू यूज द रिवर्स मेथड, the reverse method of this compound interest, in which you know the future value of the money and you want to predict the present value of that money, which definitely, as you all have said, will be less than the future value. I agree with that. But actual question is how much? तो मैं पहले आपको फॉरवर्ड पास लेके दिखाता हूं कि जो लोन वाला सिलसिला था, जो प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर की तरफ जाना था, वो कैसे कैलकुलेट होता है, फिर आपको ये आसान हो जाएगा समझना। सो इफ यू वांट टू कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ योर 1 लाख रुपीज, तो देखना यह है कि कितने साल बाद की बात हो रही है। फर्ज करें आप कह रहे हैं 5 साल बाद इस 1 लाख रुपए की क्या वैल्यू हो जाएगी। तो इसका फार्मूला होगा, नोट कर लें अगर आप चाहें तो। मैं प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ जा रहा हूं, लोन दे रहे हैं, लोन की रिकवरी की बात हो रही है कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर, प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ जा रहा हूं। तो 5 साल बाद वाला फ्यूचर वैल्यू जो है इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय, ब्रैकेट में लिखिए 1 प्लस आई रेज टू द पावर टी, where I is the interest rate.
ठीक है जी, मैं यही चीज आपके सामने लिख भी देता हूं ताकि अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है तो वो क्लियर हो जाए। हमने कहा फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आई रेज टू द पावर टी कह दें या एन कह लें, जो भी आपका दिल करता है। राइट, ये है जी फार्मूला फ्यूचर वैल्यू फाइंड करने का। अब मैं एज्यूम करता हूं कि जो बैंक आपको इंटरेस्ट रेट दे रहा है वो फर्ज कर लेते हैं कि 10% दे रहा है। आसान है ना जरा कैलकुलेट करना, इस वजह से कह रहा हूं, वरना 8 रख लें, 6 रख लें, 7 रख लें, 20 रख लें, जो मर्जी रख लें, 10 रख लेते हैं अभी। तो इसका मतलब है कि आपका कितना पैसा था, 1 लाख रुपया मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 10%। 10% का मतलब है 10 बाई 100 रेज टू द पावर नंबर ऑफ ईयर्स 5 साल बाद। अब जरा इसको सॉल्व करके मुझे बताइए कि व्हाट विल बी द फ्यूचर वैल्यू ऑफ योर 1 लाख रुपी। मतलब आप कितना, हाउ मच विल यू बी, ये 1 लाख जो लोन आपने लिया है इसका आप कितना पे करेंगे एक्चुअली ऑन ग्राउंड। जी जनाब, ये जरा कैलकुलेट करके बताइए मुझे। एक लाख 61,000 तकरीबन जी। 1,61,000। You will end up paying 61,000 extra, राइट? ये है, आज आपने 1 लाख का लोन लिया और 5 साल बाद वापस किया। ये तो खैर मैं बहुत मतलब शरीफाना बात कर रहा हूं। आप क्रेडिट कार्ड वालों के पास चले जाएं, क्रेडिट कार्ड वाले जब आपको लोन देते हैं 25% पर एनम पे देते हैं। अंदाजा कीजिए 5 साल में आपके 1 लाख के ऊपर उन लोगों ने आपसे 2.25 लाख निकाल लेना है। 2.25 लाख 5 सालों में उन्होंने आपसे निकाल लेना है, बल्कि उससे भी ज्यादा। मेरा ख्याल है ये मैंने स्टेट कैलकुलेशन कर दी है। इसको अगर आप 10 के बजाय 25 रखेंगे तो आपको एग्जैक्ट अमाउंट आ जाएगी, वो शायद 3 के करीब होगी। और अगर आप क्रेडिट कार्ड का जो नॉर्मल है वो आपको मंथली डालते हैं 13%। आप अंदाजा कीजिए कि आप कहाँ जाते हैं। यही वजह है कि क्रेडिट कार्ड शुरू में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब आप एक दफा पेमेंट करनी भूल जाते हैं तो फिर वो कभी पे बैक नहीं हो पाता। खैर जी, मैं वापस आता हूं। ये तो है जी बैंक लोन या लोन का सिलसिला, या ये जो बनिए का तरीका था वो ये है इंटरेस्ट वाला। इसीलिए हम कहते हैं इंटरेस्ट इज नॉट गुड। अच्छा, अगर फ्यूचर्स प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं तो इसको कहते हैं, जो रेट लगता है उसको कहते हैं इंटरेस्ट रेट। लेकिन अगर आप फ्यूचर से प्रेजेंट की तरफ आ रहे हैं तो मैं आपको ये इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि फिर वो इंटरेस्ट नहीं कहलाता। उल्टा पाथ जब चलता है तो इसको कहते हैं डिस्काउंट रेट। आगे की तरफ इंटरेस्ट, पीछे की तरफ डिस्काउंट। तो अगर इसी फॉर्मूले को मैं अमेंड करूं, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस R stands for the discount rate raised to the power T. This would be the formula for your NPV. बात समझ आएगी? गौर कीजिएगा जरा कि मुझे फ्यूचर वैल्यू पता है या मेरा अंदाजा है कि फर्ज करें कि 1 साल बाद मेरे पास 1 लाख रुपया आएगा, उसको डिवाइड कर दीजिए किससे, 1 प्लस 10% रेज टू द पावर 1। क्या बनेगा जी?
जी जनाब यासिर साहब, मैं आसान सवाल पूछा है। मैंने कहा जी फ्यूचर वैल्यू पता है मुझे 1 लाख है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहता हूं। 1 लाख डिवाइडेड बाय 10% के ऊपर मुझे कैलकुलेट करके बता दें 1 साल के लिए, फॉर आफ्टर 1 ईयर। यासिर साहब आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। जी कैसे करेंगे? अच्छा सर, हम फ्यूचर वैल्यू जो है वो होगी हमारी 1 लाख 100K होगी, राइट? जी जी एंड 1 प्लस आर आर आप कह रहे हैं कि ये डिस्काउंट फैक्टर होगा जो डिस्काउंट कि फैक्टर, जी हाँ, डिस्काउंट रेट कहते हैं, और फैक्टर नहीं, डिस्काउंट रेट कहते हैं इसको। ठीक हो डिस्काउंट गया। रेट एंड होगा, आर पर रेट। दैट विल बी 10, राइट? अगर वो और 10 हो, लेट्स अज्यूम कि वो 10 है, ठीक है, 10%। और टी में क्या पोटेंशियल वैल्यू होगी सर? साल कितने? 1 साल की बात हो रही है, ओनली वन ठीक है, होगी। 1 होगी। जी जनाब, 90,909 90,909। 909 ओके ओके जी जनाब। तो ये आप जिन लोगों का ये ख्याल था, मैं आप सबको एड्रेस कर रहा हूं, जिनका ये ख्याल था कि 10% तो 10,000 होता है, तो ये 90,000 बाकी बचेगा, ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा क्यों नहीं हुआ? कोई मुझे तसल्ली बख्श जवाब दे इसका। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एंड इफ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन देन यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ये जो इन्होंने तो 90,900 समथिंग जवाब निकाला है, ये 90,000 क्यों नहीं निकला? पूरा 90,000 होना चाहिए था ना। सर बेसिकली जो जिसको हम डिस्काउंट रेट कहते हैं, मतलब मैथमेटिकल हम कैलकुलेट करें तो बेसिकली दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ द जो यानी यूं कह लें इंटरेस्ट रेट वाला मामला है। तो अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो 10% है, यानी 1.1 से अगर वो मल्टीप्लाई होता है, तो जब वो उसका डिस्काउंट रेट निकालते हैं तो वो 1.1 से डिवाइड होता है। दैट इज नॉट बेसिकली 0.9 एग्जैक्टली, दैट इज 0.909। उसकी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये बात तो आप सही कह रहे हैं। लेकिन एक जो मजे की बात है वो क्या है कि हम असल में फ्रेम ऑफ माइंड जो है ना आमतौर पे लोगों का, वो ये है कि प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर की तरफ जाते हैं, फ्यूचर से प्रेजेंट की तरफ आ रहे हैं। फिगर मैंने वही 1 लाख का रख दिया वहां पर, जो कि आपको कंफ्यूज करने के लिए रखा है। देखिए 1 लाख का 10% क्या होता है बाय द वे? 1 लाख का 90,000 होता है। अच्छा, अभी अगर मैं मान लूं कि 90,000 होता है, तो 90,000 को फॉरवर्ड लेके जाएं 10% के ऊपर, तो कितना होगा? 9,000, 99,000 हो जाएगा। इसका मतलब है देयर इज सम प्रॉब्लम है कि मैं जब फॉरवर्ड जाता हूं तो 99 बनता है, वापस आता हूं तो वो एक 90,100 समथिंग बनता है। ये चक्कर क्या है? चक्कर ये है कि इसका मैं आपको, अगर आपने ये नोट कर लिया है तो मैं स्क्रीन क्लियर करके आपको इसका तरीका बताता हूं। मैं क्लियर कर दूं स्क्रीन जी? सबने नोट कर लिया? लेट्स से मैं ये कहता हूं कि ये प्रेजेंट है और ये है जी फ्यूचर, ठीक है जी। अगर मैं 1 लाख रुपया आज इन्वेस्ट करता हूं तो ये फ्यूचर में हो जाता है 1,10,000 रुपया, राइट?
और फॉर द टाइम बीइंग डिस्काउंट रेट और इंटरेस्ट रेट को भूल जाएं। मैं सिर्फ प्रेजेंट और फ्यूचर के दरमियान अगर परसेंटेज सेम हो उसकी बात कर रहा हूं। अब आपको मैंने क्या सवाल किया है, मैंने आपसे कहा है कि रेट वही है लेकिन फ्यूचर में है 1,00,000 रुपया और आपने फाइंड करना है ये। जी मैथ तो सभी ने पढ़ी होगी ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो सबको आती होगी। तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू अच्छा जी, प्रेजेंट में से 1,00,000 रुपया ऊपर वाला मल्टीप्लाइड बाय ये नीचे वाला 1,00,000 रुपया डिवाइडेड बाय 1,10,000। सॉल्व करेंगे जरा। क्या बनता है जी? वही है सर, 90,909 909, बिल्कुल। बात समझ आई थी? इशारिया। दरअसल ये वही फार्मूला है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मैंने आपको ये प्रूव किया कि मैं जब प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करता हूं तो बुनियादी तौर पे मुझे इसी फार्मूले का रिवर्स करना पड़ता है, तो मैं उससे इंटरपोलेट कर सकता हूं। मगर हैविंग सेड दैट, एक बात मैंने आपको कही थी कि ऑल्दो मैंने इस एग्जांपल में मैंने कहा था कि फॉर द टाइमिंग लेट अस एज्यूम इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू डिस्काउंट रेट, बट इंटरेस्ट रेट इज never equal to discount rate, and both of these rates are announced by the State Bank of Pakistan, या जो कोई भी आपका फेडरल रिजर्व है या जो भी कोई मुल्क का बैंक है बड़ा, स्टेट बैंक टाइप की चीज, फेडरल रिजर्व टाइप की चीज, वो अनाउंस करते हैं कि हमारा इंटरेस्ट रेट क्या है और हमारा डिस्काउंट रेट क्या है। वजह उसकी क्या है? क्योंकि पूरी बैंकिंग इसी चीज पे चलती है कि हम जब लोगों को लोन देंगे तो पैसे किस रेट पे लेंगे, वापस रिसीव किस रेट पे वापस करेंगे, और जब लोगों का पैसा हमारे पास पड़ा होगा तो हम लोगों को क्या देंगे। लाजमी बात है, इफ बैंक्स आर यूजिंग द सेम परसेंटेज, तो जो लेते हैं वही दे देते हैं, तो बैंक क्या कमाता है? बैंक कैन अर्न नथिंग। द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रेट इज व्हाट अ बैंक मस्ट बी अर्निंग। तो मतलब आप, जैसे मैंने आपको अभी स्टेट बैंक अपना क्रेडिट कार्ड वाली एग्जांपल दी कि वो आपको तो 25% पे लोन दे रहा है और आपका पैसा जो अपने पास रखा हुआ है उस पे आपको 8% भी नहीं देता, 6-7% देता है। ये क्या मजाक है? कभी आपने गौर किया? ये वो फर्क है जो ये कमाते हैं और खाते हैं। कहानी यहां खत्म नहीं होती। बैंक और भी कुछ करता है आपके पैसे के साथ। ये तो सिंपल कैलकुलेशन हो गई ना कि आपका पैसा बैंक में पड़ा था और बैंक ने किसी और को लोन पे दे दिया, उससे बहुत ज्यादा चार्ज किया, आपको कम दिया, और बीच का पैसा सारा बैंक की कमाई। लेकिन बैंक कुछ और भी करते हैं जो इससे भी ज्यादा कमाते हैं। वो कैसे? वो सिर्फ आपका पैसा आगे लोन पे नहीं देते, वो आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक्स के अंदर। और जब स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, लाजमी बात है उसके अंदर रिस्क भी होता है, लेकिन क्योंकि ये लोग बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये बड़े लगे बंदे इस मामले में, इनके पास रिसोर्सेज होते हैं, तो ये लोग हमेशा जहां इन्वेस्ट करते हैं वहां से फायदे में ही रहते हैं। मैं सालाना की बात नहीं कर रहा, ये रोजाना के हिसाब से आपके पैसे पे अच्छी खासी परसेंटेज कमा रहे होते हैं। सालाना की बात नहीं कर रहा मैं। सो दे आर मिंटिंग मनी लाइक एनीथिंग। तो ये इकोनॉमी आपकी डिफाइन करती है, और इस तरीके के साथ हर जो स्टेट बैंक है वो इंटरेस्ट और डिस्काउंट रेट के दो अलग अलग फिगर्स देता है।
अगर आपने फ्यूचर वैल्यू एस्टिमेट करनी हो तो आप इंटरेस्ट वाला फार्मूला लगाएंगे, आई वाला। और अगर आपने प्रेजेंट वैल्यू करनी हो तो फिर आप आई के बजाय, एक तो वो फार्मूला चेंज हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, आई के बजाय फिर आप डिस्काउंट रेट लगाएंगे। लेकिन ये सिर्फ बातचीत जो मैंने आपसे की है ये आपकी कंजम्पशन के लिए थी। अदरवाइज हमारा मतलब किस फार्मूले से है? हमारा मतलब इधर जो हम बातें पढ़ रहे हैं इसमें हमारा मतलब फार्मूला जो है वो इज द प्रेजेंट वैल्यू। So present value is future value divided by 1 plus r raised to the power t। और अब आपको मैंने दिखाया था मिसाल के तौर पे प्रोजेक्ट 1 के सारे हिसाब किताब था कि प्रोजेक्ट 1 पहले साल में कितना दे रहा है, दूसरे में कितना दे रहा है, तीसरे में कितने दे रहा है, चौथे में कितना दे रहा है, वगैरह वगैरह। फर्ज करें कि ये है जी ईयर 0 1 2 3, इधर तक कर लेते हैं। ईयर 0 में है इन्वेस्टमेंट, जो आपने इन्वेस्टमेंट की है, आपने 1 लाख रुपया लगाया, आपको पहले साल में 10,000 रुपया आ गया, दूसरे साल में भी 10,000 आ गया, तीसरे साल में 50,000 आ गया। ठीक है जी। अब आप मुझे ये जो आपके सामने डाटा पड़ा हुआ है, ये जितने भी फिगर्स हैं, 4 लाइनें हैं, ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3। कन्वर्ट ऑल ऑफ देम इनटू प्रेजेंट वैल्यू। ये फ्यूचर वैल्यूज है ना, इनको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करें, ये तो हमारा एस्टीमेट है। ओके, 1 लाख रुपया जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू फॉर दैट? एंड लेट अस फिक्स 10% पे करना है। जी जनाब, व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू फॉर 1 लाख रुपीज इन ईयर 0? सेम होगी। ओके, और लॉजिक क्या है इसका? हमारा वो R0 हो गया ना, ईयर्स, मतलब टाइम पीरियड बढ़ा नहीं ना आगे, राइट, तो करंट वैल्यू तो करंट वैल्यू के बराबर। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है आपकी। और आपका T0 हो गया, आर नहीं, T0 हो गया। हाँ, T0 हो गया, सॉरी। जब T0 हुआ तो नीचे वाली सारी अमाउंट 1 हो गई, राइट? एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1, पता होगा आपको। तो इसका मतलब है कि प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू। तो अगर ईयर 0 की बात की जा रही है, मतलब इसी साल की बात की जा रही है जिसमें मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, और ये 1 लाख रुपया यहां पड़ा हुआ है, तो मैं आपसे पूछूं इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या, तो 1 लाख ही होगी ना। तो दैट मीन्स कि ये जनाब 1 लाख रुपया ही है। और अच्छा, एक काम करते हैं कि इस 1 लाख रुपया जो कि इन्वेस्टमेंट है, इसको माइनस का फिगर दे देते हैं कि ये पैसा हमारी जेब से गया, ये माइनस है, राइट? और ये बाकी फ्यूचर में जितने पैसे आ रहे हैं ये प्लस है। अब बताइए, जो 1 साल बाद 10,000 रुपया आना है, उसकी करंट वैल्यू क्या है? $90,909। 90,909। 90 से 9,000, 10,000 रुपया ना, 1 लाख थोड़ी है। अच्छा, 10,000, ठीक है, 9,000 जी। 9,091, ठीक है जी। और 2 साल बाद ये कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। अब सिंपली 10,000 को 1 8,260 समथिंग जी, कितना जी? 8,260 तकरीबन। चलें, लगा लेते हैं जी 8,260। और 50,000 तीसरे साल वाला जी 37,565। 37,565। आप जरा गौर कीजिए, आज जो 1 लाख है वो तो आज 1 लाख ही है। जो 10,000 रुपया 1 साल बाद आना है, उसकी आज औकात जो है 9,000 रुपए, 9,091 रुपए। और जो 10,000 रुपया मुझे 2 साल बाद आना है, उसकी आज औकात 8,260 है। और जो 50,000 मुझे 3 साल बाद आना है, उसकी आज की हैसियत 37,565 है।
गौर कीजिए कि अगर किसी ने आपको 3 साल बाद 50,000 रुपए देने हों तो आप उसको ये कह सकते हैं कि भाई मुझे 37,565 आज दे दो, आज की पैसों के हिसाब से तुम्हारा कर्जा खत्म। कंफ्यूज तो नहीं हुए इस बात से? ये जी रिजवान साहब, जी ठीक है सर, क्लियर। लॉजिक बनता है ना जी? जी बिल्कुल। बिल्कुल जबरदस्त। तो इस हिसाब से अगर मैं ये आपको एग्जांपल के तौर पे मैंने दिखाया, अभी मैं आपको एक्चुअल उसको दिखाता हूँ। दो चीजें मैं आपके साथ और डिस्कस करूंगा इसमें। ओके, एक मिनट जी। राइट, अच्छा जी, प्रोजेक्ट की अमाउंट्स को तो मैं बाद में डिस्कस करता हूं, मगर एक और बड़ी मजेदार इसमें से चीज निकलती है। ये जो आपके सामने फार्मूला लिखा हुआ है वो कहता है प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू इन ईयर टी, मतलब उतनवें साल में क्या वैल्यू होने का इम्कान है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टी। ये बात तो मैंने आपको अभी बताई। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इन ईयर टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज़ टू द पावर टी। ये बात आपने ये अभी आपने कैलकुलेट करके मुझे दिखाया। अब जरा मैं एक थोड़ी सी इख्तरा निकालता हूं इसकी। मैं ये कहता हूं, क्या मैं इस फार्मूले को ऐसे लिख सकता हूं, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू, फिर थोड़ा गैप देके मल्टीप्लाई का निशान लगाऊं और उसके आगे लिखूं 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज़ टू द पावर 2। ऐसा लिखूं तो गलत तो नहीं होगा? जी शबाना इकराम, जी सर, ठीक है। लिखा जा सकता है ना ऐसा? जी बिल्कुल सर। ओके, और ये जो मैंने अलग कर दिया एक पोर्शन 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज़ टू द पावर टी, एक मिनट, इसको हम कहते हैं डिस्काउंट फैक्टर। वो आपको याद होगा, मैंने पहले डिस्काउंट रेट कहा था, परसेंटेज को मैंने डिस्काउंट रेट कहा था, लेकिन जब मैं उसको इस फॉर्म में लिख लूं 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज़ टू द पावर टी, तो इसको कहते हैं डिस्काउंट फैक्टर। फैक्टर क्यों कहते हैं ये मैं आपको बताता हूं। ओके, अगर आप सिर्फ इतने पोर्शन के ऊपर गौर करें 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर रेज़ टू द पावर टी, तो इसमें ऊपर भी 1 है नीचे भी 1 है। जो चीज अननोन है वो दो ही चीजें हैं, एक है आर जो कि डिस्काउंट फैक्टर डिस्काउंट रेट है, और एक है नंबर ऑफ ईयर्स। यही बदलेंगे ना, यही बदलेंगे। तो अगर दो ही चीजें अननोन है तो ये तो कंपैरेटिवली सिंपल है कि मैं अगर इन दो चीजों की वेरिएशंस के ऊपर एक ग्राफ बना लूं, एक चार्ट बना लूं, एक टेबल बना लूं, एक तरफ मैं सारे आर लिख लूं, दूसरी तरफ मैं सारे टी लिख लूं, और इस फार्मूले में ये जो डिस्काउंट फैक्टर का फार्मूला है इसमें वो दोनों वैल्यू डाल डालकर उनकी कैलकुलेशन कर दूं। मिसाल के तौर पे ये आपके सामने एक चार्ट बना हुआ है, आई डोंट नो आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, कैन यू सी दिस? ओके जी नजर आ रहा है जी। आप भाई देख सकते हैं, ये नंबर ऑफ ईयर्स लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 वगैरह वगैरह, और ऊपर जो टॉप के ऊपर बार बनी है उसमें डिस्काउंट रेट्स लिखे हैं 5 6 8 10 12 15 वगैरह वगैरह। अब उसने क्या किया कि पहले साल और 5% के जंक्शन के ऊपर उसने उसी डिस्काउंट फैक्टर के फार्मूले में आर की वैल्यू 5 डाली और ईयर की वैल्यू 1 डाली, तो जवाब आ गया 0.9524, और इस तरह उसने ये सारा टेबल भर दिया। इसको कहते हैं टेबल ऑफ एनपीवी डिस्काउंट फैक्टर्स, और ये टेबल आपको किसी भी अकाउंटिंग की किताब में मिल जाएगा। पीछे एंड पे होते हैं ना वो अपेंडिक्स लगे होते हैं, किसी भी
जो एजुकेशनल किताबें हैं उसके अंदर आपको मिल जाएगा, या आपको स्टैट की किताबों में मिल जाएगा, या अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तब भी ये मिल जाएगा, ये टेबल मिल जाएगा। मतलब वेरिएशंस हो सकती हैं, इसके अंदर उसने 1 2 3 4 सारे कैलकुलेट नहीं किए हुए, तो आप वो सारे भी कर सकते हैं। तो उस तरह का एक टेबल आपको मिल जाएगा। अब आपको क्या किया, उसने ये सारा सवाल हल करके 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज टू द पावर टी, इसको हल करके फर्ज करें 10% के हिसाब से उसने बताया 0.9091। Now, what you need to do is you simply have to multiply the future value with this discount factor, and there your answer is. मतलब don't need to do any calculations. टेबल बना हुआ है, टेबल्स में आपने देखा डिस्काउंट रेट कौन सा है, ईयर कौन सा है, और वो उठा लिया। मिसाल के तौर पे 10% के ऊपर 5 साल बाद डिस्काउंट फैक्टर बनता है 0.6209। तो अगर आपने 1 लाख रुपया एज्यूम किया था, तो उसकी आज प्रेजेंट हैसियत बनेगी 62,090 रुपए। आर यू विद मी ऑन दैट? आप इस बात से एग्री करते हैं? जी, जियाद साहब चले गए, मेरे ख्याल उनका काम है कोई। जियाद साहब बताएंगे ये जो बात अभी मैंने की है डिस्काउंट फैक्टर के हवाले से, क्या आप इससे कन्विंस्ड हैं? जी जियाउल हक साहब। जियाउल हक साहब, अच्छा जी। पूनू मल साहब, आप पहले भी मेरा ख्याल है आपसे बात नहीं हो पाई थी। पूनू मल साहब, आप प्रेजेंट हैं और सुन रहे हैं मेरी बात? सर मजा नहीं आता इस तरह, अगर मतलब बीच में। मोअज्जम अली शाद साहब, सर 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 ये जरा डिस्काउंट फैक्टर वाली बात जरा क्लैरिफाई कर दीजिए जो मैंने अभी एक्सप्लेन की है। जी सर एग्री है, क्योंकि जाहिर है जो फ्यूचर वैल्यू होगी वो प्रेजेंट में डिस्काउंटेड होगी, कम होगी। बिल्कुल, तो लेकिन यही हमने डिस्कस ये किया है डिस्काउंट अभी। फैक्टर वाली बात समझ आई ना आपको? इसको जरा बयान कर दें कि डिस्काउंट फैक्टर कैसे निकला। डिस्काउंट फैक्टर मैंने अभी बयान किया ना किस तरह कैलकुलेट होता है। जी सर। ये टेबल कैसे बना? जी सर, ये 1/, ये फॉर्मूला जो लिखा हुआ है ना कि 1/1 प्लस आर जो रेट है उसको हम नंबर ऑफ ईयर्स, टी जो है टाइम, उससे या हम डिवाइड करते हैं, बिल्कुल, ये डिस्काउंट फैक्टर है। उससे सर और ये निकला है। और उसकी आर और जी सर। टी की वैल्यू को मैंने मैट्रिक्स के 2 साइडों पे लिख दिया, और उनके सेल्स के अंदर मैंने ये वाला फार्मूला लगा के 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आर टी जो वैल्यू बनती है वो वहां लिख दी। और इस तरीके के साथ अब मुझे सिर्फ इतना करना है कि जो फ्यूचर वैल्यू है उसको मैं रेलेवेंट सेल के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरा प्रेजेंट वैल्यू निकल आएगी। ठीक हो गया जी। अब मैं अगला स्टेप करता हूं। अब फर्ज करें ये प्रोजेक्ट 1 था मेरा, जो मेरे 4 प्रोजेक्ट थे उनमें से एक प्रोजेक्ट को मैंने उठा लिया, प्रोजेक्ट 1। ईयर 0 माइनस 1 लाख, ईयर 1 10,000, जो कि 10% के हिसाब से क्या बन जाएगा, उसका डिस्काउंट फैक्टर 0.9091। जो दूसरे 2 साल वाला डिस्काउंट फैक्टर है वो है 0.8264। 3 साल वाला अगर आप उस चार्ट में जाके देखें 0.7513, 4 साल वाला 0.6830 और 5 साल वाला 0.6209। Now let us multiply these discount factors with the future values. तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.9091 बन गया 9,091। दूसरे 10,000 बन गए 8,264। तीसरे 10,000 बन गए 7,513। चौथे 20,000 बन गए 13,660। और 1 लाख जो 5वें साल में आ रहा है वो रह गया 62,090। अब ये जितने प्लस में लिखे हुए हैं
ये तो कमाया है आपने, और जो माइनस में लिखा है वो लगाया था। तो लगाया 1 लाख और कमाया कितना, पता चला कि 1,06,18 कमाया। 1 लाख उसमें से जब निकल गया तो पीछे बच गया 618। दिस इज द ट्रू नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द होल प्रोजेक्ट। 618 इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द होल प्रोजेक्ट। जबकि अगर मैं इसको इसी प्रोजेक्ट के नेट प्रॉफिट से कंपेयर करूं, ये आपका नेट प्रॉफिट वो बनता है 50,000। कहां 50,000? जी कोई बात नहीं जाट साहब, आप जा सकते हैं। 50,000 और कहां 618? मतलब जो आपका नेट प्रॉफिट था वो बहुत ही अनट्रू फिगर्स दे रहा था आपको, वेरी अनट्रू। टाइम वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो इस प्रोजेक्ट का टोटल फायदा 618 पाउंड्स का है, विच इज नथिंग, विच इज टू लो। इससे ये भी पता चला कि इससे मैटर नहीं करता कि नेट प्रॉफिट कितना बड़ा है। नेट प्रेजेंट वैल्यू, हो सकता है नेट प्रॉफिट 50,000 हो और नेट प्रेजेंट वैल्यू इतनी लो हो, और ऐसा भी मुमकिन है 0, और ऐसा भी मुमकिन है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू माइनस में भी जा सकती है। इसका मतलब है कि दिस इज क्वाइट नेचुरल फॉर नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर एनी प्रोजेक्ट टू गो even less than 0. It can be negative, it can be 0, it can be positive. लेकिन ऐसा प्रोजेक्ट जो टाइम वैल्यू के हिसाब से, ऑफ मनी के हिसाब से 0 हो, वो तो कोई फायदा ही नहीं दे रहा आपको, और जो माइनस हो तो बिल्कुल बुरा है। इसका मतलब है कि ये 618 अगर इस प्रोजेक्ट, ये वाला प्रोजेक्ट है तो फीजिबल, लेकिन बहुत ही स्लाइट मार्जिन के साथ। अगर इसके कंपैरिजन में कोई एक भी प्रोजेक्ट ऐसा आ गया जो मुझे से कि 1000 या 1000 से ऊपर दे रहा है एनपीवी, वो इससे बेहतर होगा। लेट अस सी द कंपैरिजन ऑफ ऑल द 4 प्रोजेक्ट्स। ये जनाब आपके चारों प्रोजेक्ट थे। प्रोजेक्ट 1 50,000 नेट प्रॉफिट था, लेकिन जहां कुछ 600 रुपए इसका एनपीवी बनता है। प्रोजेक्ट 2 1 लाख रुपए नेट प्रॉफिट था, जबकि प्रोजेक्ट 2 का जो एनपीवी बन रहा है -179,750 बन रहा है, विच इज पैथेटिक। मतलब माइनस और बहुत ही ज्यादा बुरा। इसका मतलब है कि ये जो 1 लाख नेट प्रॉफिट है, इससे मुतासिर होने की जरूरत नहीं है। नेट प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से प्रोजेक्ट 2 इज नॉट फीजिबल एट ऑल, एंड इट इज वर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे गंदा प्रोजेक्ट है। थर्ड प्रोजेक्ट अगर आप देखें तो इसका नेट प्रॉफिट 50,000 था, लेकिन यहां इसकी वैल्यू 13,723 है। यहां हमें एक इंटरेस्टिंग बात नजर आई, वो ये कि जब हमने एनपीवी किया तो वो प्रोजेक्ट 1 और 3 जिनमें एक ही जैसी इन्वेस्टमेंट लगी हुई थी और एक ही जैसा नेट प्रॉफिट आ रहा था, और मजे की बात ये कि आरओआई भी एक ही जैसी आ रही थी। मतलब पिछले कोई भी मेथड हम जो पढ़ चुके हैं वो उनमें डिफरेंशिएट नहीं कर सका। तो यहां पर हमें पता चलता है कि प्रोजेक्ट 3 इज बेटर देन प्रोजेक्ट 1। वाई? आप जरा इसका पैटर्न देखिए, रिकवरी का पैटर्न, तो आपको पता चलेगा कि वो जो प्रोजेक्ट शुरू में कम कम दे रहा था और आखिर में ज्यादा दे रहा है, वो कुछ अच्छा नहीं है। जो कंसिस्टेंट दे रहा है, या जो शुरू में ज्यादा दे और आखिर में कम दे, वो प्रोजेक्ट ज्यादा बेहतर होगा। तो जो कंसिस्टेंट देने वाला 30-30 हजार रुपया पर ईयर देने वाला प्रोजेक्ट वाज बेटर देन ये प्रोजेक्ट 1। इसका इसलिए 13,723 बना। और अगर मैं प्रोजेक्ट 4 को देखूं तो यहां पर जो इसका 75,000 बन रहा है, 75,000 नेट प्रॉफिट बन रहा है, लेकिन जब मैं इसका एनपीवी निकालता हूं तो 21,665।
21,665, which is the figure which is higher than any। मतलब इन चारों प्रोजेक्ट में अगर एनपीवी के हिसाब से देखा जाए, द विनर इज क्लियरली प्रोजेक्ट 4। ठीक है जी। देखें, आरओआई ने भी यही कहा था। आरओआई जब निकाली तो आरओआई ने भी कहा पहला प्रोजेक्ट 10%, दूसरा प्रोजेक्ट 2%, तीसरा प्रोजेक्ट 10% और चौथा प्रोजेक्ट 12.5%। तो मतलब प्रोजेक्ट 4 हैज ऑलरेडी बीन आइडेंटिफाइड as a better project in ROI, but ROI is not that good a method, but that is further validated by NPV। लेकिन ये जरा मुश्किल मेथड इसलिए है, ये बड़ी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। पहले हर वैल्यू की एनपीवी निकालो। मैंने ये जैसे ये प्रोजेक्ट 1 2 3 4 लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे हुए हैं, राइट हैंड साइड पे मैंने इनकी एनपीवी सबकी निकाल दी और फिर आखिर में उसको टोटल भी कर दिया। सॉरी, पीवी कहते हैं जी, पीवी वैल्यू ये जो टेबल के अंदर है हर साल की, ये मैंने पहले निकाली, ये पीवीज थी, फिर सारे पीवीज को ऐड किया हर प्रोजेक्ट के, तो वो नेट प्रेजेंट वैल्यू बन गया। आई होप कि ये बात समझ आई होगी। जी शुभाना। सर 2 पॉइंट्स थे। एक तो सॉरी, मैं ये जो लास्ट 618 वैल्यू आपने निकाली थी ना एनपी वाली, अगर एनपीवी की, वो जरा रिपीट कर देंगे। टोटल के लिहाज से 618 कैसे आ रहा है, वो मैं मिस कर गई थी पॉइंट। और दूसरा पॉइंट मैं ये कह रही थी कि प्रोजेक्ट 4 जो है, इसमें इन्वेस्टमेंट भी तो, हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी तो ज्यादा थी। लाइक ये 120 थी और वहाँ 100,000 थी। जी वो फिट तो हो गया ना। उस लिहाज से जी, तो इसीलिए मेरा ख्याल है इसका ये जो एनपीवी है और जो आरओआई है वो ज्यादा आ रहा है, क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट दूसरे प्रोजेक्ट की निस्बत नहीं इसमें नहीं नहीं, ज्यादा थी। आपने एक चीज गौर नहीं की कि हमने सारे पैसे जी को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करके फिर जमा किया, हाँ, तब वो खुद ही जी माइनस हो गया ना 120 वीक में से। यही जी काम तो ठीक हमने है, सबके साथ किया है। जी ठीक है। अगर ये ज्यादा होती तो फिर तो और भी ज्यादा जवाब अच्छा आता। फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट 2 की अगर 10 लाख है, अगर इसकी भी 10 लाख होती तो ये तो कोई बहुत ही बड़ा फिगर आ जाता। 10 लाख 21,665 आ जाता। जी ठीक है। तो ये मैटर नहीं करता कि इन्वेस्टमेंट कितनी है, लेकिन ये सबसे सो फार अब तक जितने मेथड हमने पढ़े हैं, इन सब में सबसे बेहतरीन मेथड है। थोड़ा लेबोरियस जरूर है, कैलकुलेशंस वगैरह करनी पड़ती हैं, लेकिन ये कैलकुलेशंस हो सकती हैं। ठीक है जी। ये आप किसी एक्सेल की शीट पे भी कर सकते हैं और तरीके से भी कर सकते हैं। जी मुझे ये बताइए कि ये इस मेथड में कोई शकूक शुबात तो नहीं है? एनपीवी एब्सोल्युटली क्लियर है आपको? एनीवन हैविंग एनी डाउट अबाउट इट? खालिद सरवर साहब, आपकी क्या राय है? एनपीवी में कैलकुलेशंस कर पाएंगे? जी सर, खालिद सरवर साहब। ओके, जहांगीर तारिक साहब आप बता दीजिए। जी सर, ये कैलकुलेशन तो समझ आ गई है, बट मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। वो इन्फ्लेशन वाली कुछ आपने बात की थी और फिर आप डिस्काउंट रेट के ऊपर बात करते हैं, उसको जरा दोबारा क्लियर कर देते हैं। हम मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू में आगे सालों की जो डीवैल्यूड वो देख रहे हैं, उसका मतलब कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा अगर रीइटरेट कर दें। सर देखिए, इस वक्त जितनी भी डिवैल्यूएशन की बात है वो कुछ नहीं है। मैं 4 प्रोजेक्ट्स आपस में कंपेयर कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि 4 प्रोजेक्ट फ्यूचर में चलाने का इम्कान है। ठीक है जी, फ्यूचर में ये 4 प्रोजेक्ट हैं, मैं ये भी चला सकता हूं, ये भी और ये भी। अगर इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट सबसे बेहतरीन है जो कि मैं चलाऊं, तो कोई भी प्रोजेक्ट चलाया जाए, अगर चारों भी चलाए जाए तो वो एक ही माहौल से गुजरेंगे ना 5 साल के लिए। तो जितनी इन्फ्लेशन एक पे लागू होगी उतनी दूसरे पे भी होगी, इतनी तीसरे पे भी होगी, इतनी चौथे पे भी होगी। इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन का फैक्टर मैं इग्नोर कर सकता हूं। दैट डज नॉट मैटर टू मी। इसलिए मैंने कहा कि कॉस्ट बेनिफिट की कैलकुलेशन में इन्फ्लेशन को कैटर नहीं किया जाता। लेकिन बैंकिंग सेक्टर में और अकाउंटिंग में अगर किया जा रहा हो, मतलब थे कि ड्यूरेशन डिफरेंट है,
एक 25 साल की ड्यूरेशन है, एक 2 साल की ड्यूरेशन है, तो लाजमी बात है वहां पे उन्हें इन्फ्लेशन लगानी पड़ती है, वो लोग लगाते हैं। लेकिन जिस हद तक आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से कैलकुलेशन करनी है, इन्फ्लेशन हमें मैटर नहीं करती। मतलब हम इतनी ज्यादा बारीकी में नहीं जा रहे, हम तो वैसे ही तुक्के के ऊपर फिगर लेके आए हैं। ये जितने फिगर लिखे हुए हैं आपके सामने, ये सब तुक्के पे हैं। ये फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश की है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो इतने साल में। आप यकीन कीजिए कि जिस वक्त फिजिबिलिटी बन रही होती है या बिजनेस केस बन रहा होता है, उस वक्त तक एस्टिमेशन थोड़ी हुई होती है। आपको क्या पता कितने पैसे लगेंगे, ये अंदाजे लगाए जा रहे हैं और इन अंदाजों के ऊपर जी जी सर मैं मतलब वो समझना चाह रहा हूँ ना, देखें अगर हम इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं कर रहे तो ये जो हमारी वैल्यू कम हो रही है, हमने ये जो डिस्काउंट रेट 10% का लगाया है, ये क्या लॉजिक है? वो मतलब सर इंटरेस्ट रेट और डिस्काउंट रेट, वो बैंकिंग के सेक्टर से आप अपने आप को लिंक कर गए हैं। आपने कहा कि ये जितना पैसा मैं अपने बिजनेस पे लगा रहा हूं, अगर मैं बैंक में रख देता तो अच्छा नहीं था। मैं उससे कंपेयर कर रहा हूं कि अगर बैंक जो मुझे रेट देता है, अगर मैं उससे भी कम कमा रहा हूं बिजनेस से, तो पहाड़ में जाए ऐसा बिजनेस, मैं बैंक में क्यों ना रखवा दूं पैसे। दैट वाज द पॉइंट। तो मैं जब डिस्काउंट एनपीवी के हिसाब से चलता हूं, तो मैं बुनियादी तौर पे अपने आप को बैंक के साथ कंपेयर कर रहा हूं। लेकिन इस कंपैरिजन के दौरान प्रोजेक्ट्स भी आपस में कंपेयर हो गए और उनमें से जो बेहतर था वो खुल के सामने आ गया। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगला जो मेथड मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, उसमें हमने बैंक को निकाल के बाहर फेंक देना है। वी आर नॉट गोइंग टू रिलाई ऑन द बैंक। लेकिन एनपीवी जो है वो हैवीली बैंक के ऊपर रिलाई करता है, बैंक के डिस्काउंट रेट के ऊपर और बैंक के इंटरेस्ट रेट के ऊपर। जी सर, बात समझ आई? जी सर, मतलब हमारा ये जो बेसिकली जो हम फैक्टर ले रहे हैं, इन्फ्लेशन तो खैर हमने वैसे ही बाहर कर दी क्योंकि सबके लिए एक जैसी होगी, हाँ जी, बट ये वो कि जो बैंक डिस्काउंट रेट है उसके ऊपर आ रहा है। अब अगर इस फैक्टर को कंसिडर करते हैं तो फिर वही चीज हो गई कि जी जी जितनी फिर हमें वैल्यूज आ रही हैं हर मंथ में, उसमें जितनी अर्ली हमें रिकवरी आ रही होगी उसका हमें फायदा होगा, तो उस जी जी बेसिस जी के ऊपर ये सारी सर एक्चुअली बात ये है ठीक है। कि अगर आप गौर करें तो बैंक जब ये डिस्काउंट रेट या इंटरेस्ट रेट अनाउंस करता है, तो दरअसल उन्होंने पीछे पूरी कैलकुलेशन की होती है, इन्फ्लेशन ये होगी और पैसा डॉलर इधर चला जाएगा, वो सब उन्होंने किया होता है। तो एक तरह से कहा जाए तो इस डिस्काउंट रेट या इंटरेस्ट रेट के अंदर वो बिल्ट इन है, एक बात। लेकिन इसके अलावा और भी चीजें हैं जो जब आप अकाउंटिंग कर रहे होते हैं, जब आप प्रोजेक्ट चला रहे होते हैं, तो फिर आप कंसिडर करते हैं। इस वक्त जरूरी नहीं है कि मैं डेप्रिसिएशन रेट, वो जो क्या कहते हैं सामान की डेप्रिसिएशन होती है, आप कहते हैं ये 1 लाख का सामान लिया था, अब इसकी वर्थ, इस सामान की रीसेल वैल्यू 60,000 रह गई है, वो अलग बात है, वो डिस्काउंट रेट नहीं है, वो डेप्रिसिएशन है। और जो बैंकिंग में या अकाउंटिंग में जब हम एक्चुअल डेटे के ऊपर कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, तो वहां डेप्रिसिएशन भी लगती है, वहां डिस्काउंट रेट भी लगता है, वहां पे अपना ये इन्फ्लेशन भी लगती है, सब कुछ लगता है। लेकिन हमारे लिए जरूरी नहीं है। सही। जी मोहित साहब, आप कुछ कह रहे थे? सर जैसे आपने कहा कि जैसे प्रोजेक्ट 3 है इसमें हमें, या प्रोजेक्ट 4 में हमें हाईएस्ट जो है एनपीवी मिल रही है जी ना, जी प्रोजेक्ट 4 की बात करते हैं, या तो आपने कहा कंसिस्टेंसी होनी चाहिए प्रॉफिट के अंदर, और जो है आपका मतलब वो आपको अमाउंट ज्यादा प्रॉफिट का अर्ली मिलना चाहिए एज कम्पेयर टू हाँ लेट ईयर्स। अच्छा, मैं एक और चीज देख रहा हूँ, मतलब इसमें टेबल में से, जिसमें अगर प्रॉफिट हमारा हाई है उसकी एनपीवी ऑटोमेटिकली हाई है, हाँ हाँ तो मतलब बिल्कुल। ये भी एक फैक्टर है प्रॉफिट का भी, कि अगर प्रॉफिट आपका हाई जा रहा है तो आपकी एनपीवी ऑटोमेटिकली हाई जाएगी। नहीं, दूसरा सर मेरा यहाँ पे एक सवाल भी है। आप नेट प्रॉफिट से कंपेयर कर रहे हैं? जी जी सर, जी जी। नहीं सर, नेट आप देखें ना, नेट प्रॉफिट का तो बेड़ा गर्क हो गया। प्रोजेक्ट 2 को नहीं देख रहे आप? प्रोजेक्ट 2 नेट प्रॉफिट के हिसाब से सबसे बेहतरीन था, लेकिन सर एज कम्पेयर टू इन्वेस्टमेंट अगर देखें तो प्रोजेक्ट 2 जी पे इन्वेस्टमेंट तो एग्जैक्टली हमने 10 लाख की हुई है सर। जी एग्जैक्टली कंपेयर तो वो यहाँ किया ना, हमने इन्वेस्टमेंट को केटर जी तो जी यहाँ किया एनपीवी के अंदर। अब जब किया तो हम्म। पता चला ये तो जनाब बिल्कुल घाटे का सौदा है। तो ये आप नेट प्रॉफिट से नहीं कंपेयर कर सकते इसको। नेट प्रॉफिट एक झूठी पिक्चर, या एक बहुत ही, ये कहते हैं ना,
गेस्टिमेट है, ये तुक्का है, बहुत बड़ा तुक्का है। वैसे तो हम तुकबाजी ही करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है ही सारा तुक्का, लेकिन खूब से खूब तर वाला मेथड अवेलेबल है। सबसे घटिया मेथड हमारे पास नेट प्रॉफिट था, उसके बाद हमने पे बैक को भी लिया, फिर हमने आरओआई को भी कंसिडर किया। जैसे कि जितनी ज्यादा आपकी क्या कहते हैं डिसीजन मेकिंग प्रिसाइज होती जाती है, तो आप उतना बड़ा मेथड, उतना अच्छा एक्यूरेट मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो एनपीवी में भी मैंने आपको बताया एक्यूरेसी को वो वाले लेवल की नहीं है जो हम बैंकों में इस्तेमाल करते हैं, अकाउंटिंग में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इट विल गिव यू अ फेयरली गुड डिफरेंशिएशन। इट्स अ गुड मेथड एनपीवी। जी जनाब, एनपीवी हो गया तो मैं आगे चलूं। जी जनाब, ओके जी, आई टेक इट के एनपीवी में कोई डाउट नहीं है। अब मैं आता हूं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज नॉट डिफरेंट देन एनपीवी। ये एनपीवी वाला ही मेथड है, सिर्फ एक फर्क है, वो ये कहता है कि जनाब हम बैंक का रेट क्यों ले रहे हैं। वो जो आर डिस्काउंट रेट आपने लिया था, उसने कहा जी बैंक का रेट क्यों, मैं क्यों अपने बिजनेस को, मैं अपने बिजनेस को कंपेयर कर रहा हूं, मैं अपने बिजनेस की स्ट्रेंथ देखना चाह रहा हूं कि मेरा बिजनेस कितना फीजेबल है या अच्छा है, तो मैं बैंक से क्यों कंपेयर करूं। द ओनली बेनिफिट इन कंपेयरिंग इट विद द बैंक इज कि कहीं मेरा बिजनेस बैंक से भी कम तो नहीं दे रहा। तब मुझे एक अलार्म क्लॉक मेरे अंदर बजेगी और कहेगी नहीं यार ये तो बहुत बुरा है, ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इससे बेहतर है बैंक में लगा दो। लेकिन इफ दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज जनरली इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, एनी बिजनेस यू डू गिव्स यू मच मोर देन द बैंक रेट। मैंने आपको अभी एग्जांपल दी कि बैंक वाला आपको इंटरेस्ट देता है 6, 7, 8% और आपसे लेता है 25, 30, 35%। तो भाई वो कहीं तो बिजनेस में ही लगाता है ना, किसी ना किसी बिजनेस में ही पैसा लगाता है तो कमाता है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जब वो बिजनेस में लगाता है तो वो तो कई गुना पैसा मल्टीप्लाई करता है। तो बिजनेस को बैंक के रेट से कंपेयर करना कोई आला तरीका ना हुआ। सवाए इसके कि कोई बहुत ही आपका माठा सा बिजनेस है, आप उसको एनपीवी पे कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन यहां वो ये कहता है कि ये जो डिस्काउंट रेट है, दिस शुड नॉट बी टेकन फ्रॉम द बैंक। ओ, अगर बैंक को अलहदा कर दिया, अब क्या करें। और कहता है इस्तेमाल यही तरीका करना है, एनपीवी जैसे किया था कैलकुलेट, वही तरीका इस्तेमाल करना है। अब यहां पे उसने ये असूल बनाया, उसने कहा आपको ये बात तो समझ आती है ना कि एनपीवी अगर प्लस होगा तो अच्छी बात है, नेगेटिव होगा तो बुरी बात है, और जीरो होगा तो ब्रेक इवन पॉइंट है। अच्छा नहीं है लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट है। मतलब एनपीवी कैन बी जीरो and if I can find where my NPV can become zero, अब कंफ्यूज नहीं होना आपने, ये पूरी जो एनपीवी की कैलकुलेशन की थी आपके प्रोजेक्ट की, वो एनपीवी की एक वैल्यू आई थी। वो वैल्यू अगर जीरो हो तो आप यू ट्राई टू टेल मी कि वो क्या डिस्काउंट रेट होगा जिसपे एनपीवी की वैल्यू जीरो हो जाए। ये आपसे मैं सवाल कर रहा हूं। प्रोजेक्ट 1 ले लीजिए और मुझे ये बताइए कि एट व्हाट परसेंटेज, लाजमी बात है वो जो हमने लगाया था वो 10% पे कैलकुलेट किया था, आप उसको 11 पे कैलकुलेट करें, 12 पे करें, 13 पे करें, 14 पे, 15 पे, 16 पे, और हो सकता है 10 से नीचे भी चले जाए, 9 पे, 8 पे, और देखें कि आपकी वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है। जैसे पहला जो प्रोजेक्ट था उसकी कुछ 618 वैल्यू बन रही थी एनपीवी की, इसका मतलब है इट इज वेरी क्लोज टू जीरो। अगर मैं ये 10 पे बन रही थी, मुझे चाहिए कि ये देखूं 9% पे क्या क्या वैल्यू आती है और 11 पे क्या आती है। अगर 9 पे फर्ज करें कि ये वैल्यू आ जाती है 15, मतलब वो जो भी 800 600 का फिगर था उससे घट के वो 15 पे आ गई खाली वैल्यू, इसका मतलब है इस तरफ घट रहा है।
फिर मैं 8 पे देखता हूं तो वो पता चलता नेगेटिव में चली गई। फिर मैं 8.5% डिस्काउंट रेट पे लगाता हूं तो वो भी नेगेटिव में है। तो पता ये चलता है टू बी एग्जैक्ट 8.97 के ऊपर मेरा एनपीवी बिल्कुल जीरो हो जाता है। तो जो 8.97 है दिस इज योर IRR, मतलब द परसेंटेज एट विच एनपीवी बिकम्स जीरो। डिस्काउंट रेट की वो परसेंटेज जिसके ऊपर एनपीवी जीरो हो जाए उसको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। इसका कोई ताल्लुक बैंकिंग से नहीं है क्योंकि बैंकिंग वाला तो रेट ही हमने नहीं लिया। तो हम अब अपने बिजनेस की इंटरनल स्ट्रेंथ चेक करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर एक से ज्यादा प्रोजेक्ट हैं हर एक का अलग अलग इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकलेगा और जिस प्रोजेक्ट का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न सबसे ज्यादा हुआ हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे, वो बेस्ट होगा। ये बात जो मैंने लॉजिक आपको बताया है आप लोग इससे किस हद तक कन्विंस्ड हैं? एनीवन हु वांट्स टू टॉक अबाउट इट? जी जनाब मोहित साहब, व्हाट डू यू से अबाउट इट? सही सही है। अगर वो हम एनपीवी कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये जीरो वैल्यू है, इससे हमें ऊपर ही जाना है, तो जब हम प्रॉफिट के उसके हम प्रोजेक्ट की फोरकास्ट कर रहे होंगे तो इस फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए फिर कर रहे होंगे हाँ ताकि मतलब हमारी अब एनपीवी नेगेटिव ना आए। नहीं नेगेटिव नहीं, जीरो जीरो लानी है। द जी मिशन जी जी मिशन आपका IRR का ये है हर प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग कैलकुलेशंस करें और उसके वो परसेंटेज फाइंड करें डिस्काउंट रेट की जिसपे एनपीवी विल बिकम एग्जैक्टली जीरो। दिस कैन ओनली बी डन थ्रू हिट एंड ट्रायल एंड इट इज अ वेरी एलेबोरेट और बड़ी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है। ठीक है, हिट एंड ट्रायल पे मतलब इतनी लंबी कैलकुलेशन जो एनपीवी की है वो एक दफा नहीं करनी बल्कि हर परसेंटेज पे करनी है, 8 पे 9 पे 10 पे 11 पे 12 पे, तो आपकी तो तबीयत साफ हो जाएगी। तो इसके लिए आप या तो कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे और या फिर कोई एक्सेल शीट इस्तेमाल करेंगे। कंप्यूटर की मदद के बगैर आप इसको फाइंड नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता मैन्युअली इसको कैलकुलेट करने का एक तरीका है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक मिनट में वो ये कहता है कि जी जब हमने कंप्यूटर से कैलकुलेट करवाया तो जो वैल्यूज आई उनको अगर मैं प्लॉट करूं, मिसाल के तौर पे ये जो लाइन लगी हुई है 0 पॉइंट है, ये एनपीवी जीरो है, मतलब दिस इज जीरो अमाउंट। और जो आपका जवाब एनपीवी का प्लस में आ रहे हैं ये ऊपर की तरफ 2 4 6 8 वगैरह, और जो माइनस में आ रहे हैं वो ये हैं। अब आप ये परसेंटेज पे आपने कहा 8 पे ये वैल्यू आ गई 8000, फिर आपने इसी तरह 9 पे निकाली, 10 पे निकाली, फिर आपको एग्जैक्ट और ये जो जितनी भी पॉइंट्स हैं इनको अगर मैं इनको जोड़ दूं तो दैट विल अप्रोक्सीमेटली फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन एंड द पॉइंट वेयर द स्ट्रेट लाइन क्रॉसेस द सेंटर वुड इंडिकेट कि कितनी परसेंटेज हो सकती है। मिसाल के तौर पे यहां पे आपको नजर आ रहा है कि ये 10 और 11 के दरमियान से ये क्रॉस कर रहा है जीरो को, और 10 और 11 के दरमियान में कहा 12 से जरा आगे और 13 से 14 से पीछे, तो ये तकरीबन कुछ 12.5 समझ लीजिए, 12.5% पे हमें जीरो का जवाब आने का इम्कान है। तो अब मैं 12.5 की वैल्यू पुट करूं। दूसरी बात, अगर मुझे ये यकीन है कि ये लाइन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनती है तो फिर मैं कोई सी दो कैलकुलेशन कर लूं, 8 और 9 की कर लूं या 8 और 12 की कर लूं और उसको प्लॉट करके एक स्ट्रेट लाइन लगा लूं और देखूं कहां पे क्रॉसिंग है, और तीसरी कैलकुलेशन में मुझे एग्जैक्ट वैल्यू मिलने का इम्कान। तो दिस इज हाउ आई कैन डू इट। अब ये जो ग्राफ आपके सामने बना हुआ है एक्चुअली दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। अगर इसको हम सही मानों में देखें तो दिस इज स्लाइट कर्व, मगर ये ऊपर वाला लिया और एक पॉइंट ये नीचे वाला लिया तो
मतलब ये ऊपर वाला पॉइंट है, ये नीचे वाला पॉइंट है, और मैंने स्ट्रेट लाइन भी लगा ली, तो मैं तकरीबन जो मेरा एनपीवी जीरो वाली वैल्यू है उसके करीब तो पहुंच ही गया ना। अब अगर थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करनी है तो वो मैं कर लूंगा। हो सकता है मेरा जो स्ट्रेट लाइन से जवाब आया हो वो 17.5 आया हो, लेकिन जब मैं एग्जैक्ट उसे लोकेट करता हूं तो वो 17.09 बन जाता है। तो दैट इज परफेक्टली नेचुरल, बट दिस इज अ हिट एंड ट्रायल मेथड। हाँ, आप कंप्यूटर की मदद से इसको आसान कर सकते हैं, बल्कि जो साइंटिफिक कैलकुलेटर हैं उनके अंदर भी आईआरआर निकालने का फार्मूला अमूमन होता है। तो आईआरआर में मैंने और कुछ भी नहीं कहना, बस ये वही है जो आपका एनपीवी वाला तरीकाकार था, इसमें कुछ नया नहीं है। सिर्फ जो इसका तरीकाकार है वो चेंज हो गया। अब हमने बैंक रेट पर रिलाई नहीं करना, बल्कि अब हमारा फोकस है कि वो परसेंटेज डिस्काउंट फैक्टर की फाइंड करो जिसमें एनपीवी एग्जैक्टली जीरो हो जाए। दिस विल डिफाइन कि मेरा बिजनेस यहां से यहां प्रॉफिट में चला जाए। जी सर, एनी क्वेश्चंस अबाउट आईआरआर? ये आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन रखा है, इसको जरा पढ़िए और इसका आंसर भी सामने ही है। Which of the following definitions best describe return on investment? The point in time, ये चार ऑप्शन हैं आपके सामने। पहली ऑप्शन है point in time when the revenue received equals the cost expended for the project। ये दुरुस्त इसलिए नहीं हो सकता कि जितने पैसे, मतलब वो कहता है जब रिकवरी कंप्लीट हो जाए, इन्वेस्टमेंट जो की है वो उसकी रिकवरी कंप्लीट हो जाए तो ये आपका आरओआई है। गलत, ये तो ब्रेक इवन पॉइंट है। हाउ मच रेवेन्यू द प्रोजेक्ट विल bring in once it is completed and operational compared to its ongoing operating cost। ये ongoing operating cost का भी हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ongoing operating cost जो है वो फर्दर आगे चल रही है। वो कहते हैं जी सी रेशियो ऑफ मनी वी रिसीव्ड, ये आरओआई के हवाले से क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ मनी वी रिसीव एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट टू द मनी वी हैव इन्वेस्टेड इन इट। जो हमने पैसा लगाया था और जो पैसा हमें मिला है, ये उसके दरमियान का कोई रेशियो है। लाजमी बात है आरओआई जो है वो ईयरली एनुअल या एवरेज एनुअल प्रॉफिट का परसेंटेज है। डी इसने कहा है जी परसेंटेज ऑफ मनी दैट प्रोजेक्ट विल कॉस्ट वंस ऑल प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर्स आर कलेक्टेड। राइट, सो ये इसका करेक्ट आंसर नीचे लिखा हुआ है। ROI is the ratio of the money we receive at the end of the project to the money we have invested in it expressed as a percentage। अदर ऑप्शन जो है वो गलत क्यों है? चॉइस ए में वो कह रहा है कि प्रोजेक्ट पे बैक और ब्रेक इवन की बात कर रहा है, जो कि ये नहीं है। बी में वो फोकस कर रहा है रेवेन्यू ओनली को, omitting any consideration of the money we have investment। खाली जो पैसा इन्वेस्ट किया उसकी बात कर रहा है, जो पैसा आ रहा है उसका कोई जिक्र नहीं है। और जो आखिरी ऑप्शन डी है वो डिस्क्राइब्स द प्रोजेक्ट कॉस्ट रादर देन आरओआई, वो प्रोजेक्ट की कॉस्टों के ऊपर फोकस्ड है, आरओआई पे नहीं है। सो देयरफॉर सी इज द करेक्ट आंसर। ये दूसरा सवाल है आपके लिए, इसको जरा खुद पढ़ें एनपीवी के हवाले से और मुझे आप लोगों ने जवाब देना है अभी। वो कहते हैं अ स्पॉन्सर इज ट्राइंग टू डिटरमिन व्हिच प्रोजेक्ट हैज द ग्रेटेस्ट बिजनेस वैल्यू। वन प्रोजेक्ट रिटर्न्स 5 मिलियन इन 3 years। 3 सालों में एक प्रोजेक्ट 5 मिलियन देता है। Another project returns 6 million in 4 years। The cost of borrowing capital to fund the project is 4%। Cost of borrowing capital to fund the project is 4%। Which of the following is the best approach to determine the project with the greatest value? जनाब,
यहां पे उसने कहा जी पहला वाला ऑप्शन है कि वो कहता है जी 6 मिलियन, क्योंकि फिगर बड़ा लग रहा है इन 4 years, इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं सिंस इट रिटर्न दी हाईएस्ट अमाउंट। मतलब इन दोनों प्रोजेक्ट में ये सबसे ज्यादा बड़ी अमाउंट दे रहा है, इसलिए यही अच्छा है। बी कह रहा है कि प्रोजेक्ट जो दूसरा वाला है दैट रिटर्न 5 मिलियन इन 3 years सिंस इट हैज शॉर्टर पे बैक पीरियड, क्योंकि ये जल्दी पे बैक कर रहा है। ये देखना पड़ेगा कि कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। सी कहता है कैलकुलेट द एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड चूज द प्रोजेक्ट विद द लोअर कॉस्ट। और डी कहता है कैलकुलेट द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट्स एंड चूज द प्रोजेक्ट विद द हाईएस्ट कॉस्ट, हाईएस्ट वैल्यू। अब जरा आप लोग थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करें और जो कुछ अभी तक पढ़ा है, मैंने सारे मेथड आपको पढ़ा दिए हुए हैं, वो इधर अप्लाई करके डी मुझे है सर बताएं ऑप्शन व्हाट इज द करेक्ट आंसर। जी, डी ऑप्शन है जी। डी ऑप्शन है। डी डी लग रहा है सर, डी। ओके ओके, पहले तो ये बताइए कि अगर आप आरओआई निकालते तो क्या निकलती। 6 मिलियन रुपया 4 सालों में, इसका मतलब है कि एक साल में कितना हुआ, 1.5 मिलियन। 1.5 मिलियन रुपया। और आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, कॉस्ट ऑफ बोरिंग कैपिटल टू फंड द प्रोजेक्ट इज 4%। वो नहीं अवेलेबल। जब वो अवेलेबल ही नहीं है तो मैं ये पहले दो मेथड तो इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। अगर पे बैक की बात करें तो 5 मिलियन 3 सालों में आ रहे हैं, तो मुझे क्या पता कि पे बैक कब हो रहा है। 5 मिलियन बराबर बराबर आ रहे हैं, पहले ज्यादा आ रहे हैं, बाद में कम आ रहे हैं, तो बी भी अप्लाई नहीं करेगा। सी में कहते हैं जी कि लोएस्ट कॉस्ट के ऊपर जाएं, ये ठीक नहीं है। लाजमी बात है कि डी वाला आंसर आपका दुरुस्त होगा। राइट जी, तो इसका डी इज द करेक्ट आंसर। To evaluate the value of two projects that will be completed at different times, we can use net present value to level the amounts into today's value. So calculating the NPV and choosing the project with the highest NPV value is the way to go. Choice A जो है वो मैं आपको ये हम बात कर ही चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन ये आपके सामने है, इसको पढ़िए जरा, बताइए। A sponsor is considering the business value of two projects. Which of the following definitions best describe the approach for assessing and applying the concept of IRR? कहता है जी calculate the internal rate of return and choose the project with the highest rate. Internal rate of return, choose the project with the lowest cost. Internal rate of return, choose the project with the highest revenue. और आखिर में कहता है choose the project with the lowest revenue. जी सर ए ठीक लग रहा है, रेट होता है क्योंकि रिटर्न रेट है, तो वो हाईएस्ट रेट वाला हमने सिलेक्ट करना होता है। बिल्कुल सही जवाब है आपका। रेट वाला सही है, कॉस्ट रेवेन्यू वगैरह की हम बात ही नहीं कर रहे। तो दिस इज अगेन अ वेरी वेरी सिंपल आंसर। सो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न shows the earning potential of a project. Like comparing investment interest rates, the higher the rate, the better the investment proposition. ये हो गया जनाब याली जो हमने रेट्स की बात की। अच्छा जी, अब फॉर बिजनेस प्रोजेक्ट्स वैल्यू इज कॉमनली एस्टिमेटेड यूजिंग फाइनेंशियल मीट्रिक, जैसे हमने बात की, नेट प्रॉफिट, पे बैक, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सब मेथड्स हम इस्तेमाल करते हैं। आगे हम चलते हैं जी। अगला जो चीज है वो है अर्न वैल्यू मैनेजमेंट। मैं इसको आपके सामने बयान करता हूं और उसके बाद कल की क्लास में हम इसको मजीद भी एलेबोरेट कर लेंगे, लेकिन आपने इसको समझना है। जैसे मैंने ये पिछले 5 मेथड आपको बताए हैं कॉस्ट बेनिफिट के, और मेरी उम्मीद यही है कि जिस तरह हमने तफसील के साथ एक एक बात को डिस्कस करके किया है, अगर डिस्कस नहीं किया तो आपका कसूर है। आपने नहीं सवाल पूछा, मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों को साथ लेके चलूं, आप लोगों से सवाल करूं और आप लोगों को इन्वॉल्व रखूं साथ। लेकिन अब अगर एक आदमी मसरूफ है और वो नहीं रिस्पॉन्ड करता,
मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। अर्न वैल्यू जो है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अर्न वैल्यू एक ऐसा मेथड है कि जो आपके प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को देखता है बाय कंपेयरिंग कि आपने कितना काम किया है और कितना काम करना प्लान किया था और कितना काम एक्चुअली किया है और उस पे माल कितना खर्च कर दिया है। ये तीन चीजें हैं, काम कितना करना था, काम कितना किया है और पैसा कितना खर्च कर दिया है। इन तीन फैक्टर से हम ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोजेक्ट एवेल्युएट करते हैं। और अर्न वैल्यू का ताल्लुक बिजनेस केस से नहीं है। अर्न वैल्यू का ताल्लुक प्रोजेक्ट जब चलता है, जब इम्प्लीमेंटेशन में होता है, जब एग्जीक्यूशन में होता है, उस वक्त हम इसका जो मॉनिटरिंग करते हैं वो अर्न वैल्यू से करते हैं। अर्न वैल्यू एक ऐसा टूल है या डिवाइस है जिसके थ्रू हम अपने प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को, उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करना चाहते हैं। प्रॉब्लम क्या था जी कि जब मैं आपसे ये कहूं कि आप अपने प्रोजेक्ट को कैसे उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, तो करंटली हमारे पास क्या मेथड है, आप लोग बताएंगे कि आप अपने प्रोजेक्ट्स की परफॉर्मेंस कैसे मेजर करते हैं। अभी चूंकि आप लोग हैं ही थोड़े से, तो मैं अगर पूछूंगा तो आप में से किसी से पूछूंगा, तो खुद ही आप बता दीजिए। हाउ डू यू मेजर योर प्रोजेक्ट्स प्रोग्रेस? क्या तरीका इस्तेमाल करते हैं? सारे ही बता दें जी। जहांगीर तारिक साहब पहले बता दें। सर जनरली तो माइलस्टोन्स वगैरह ही देख रहे होते हैं ना, कि अगर सेट किए हों उसके हिसाब से, मतलब अब एजिलिटी के हिसाब से देखेंगे तो वो जिस तरह आपने बताया कि अगर हम फ्यूचर में कोई प्रोजेक्ट को देख रहे होते हैं तो वो जितनी चीज़ों की वैल्यू है उस हिसाब से उसको प्रायोरिटाइज किया हो तो फिर उसके हिसाब से हमारा ज़रा ऑप्टिमाइज होगा मेथड। बट अभी हम जनरली कितनी वैल्यू उससे कर रहे हैं तो वो देख रहे होते हैं। तो बुनियादी तौर पे हम लोग टाइम के हिसाब से प्रोग्रेस को मेजर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, माइलस्टोन्स के हिसाब से, या जिसको आप कहते हैं वो गैन चार्ट बना हुआ है। तो हम कह ये काम होना था, ये नहीं किया, ये देखो ना तुम पीछे रह गए। तो हम टाइम के हिसाब से आगे या पीछे मेजर करने की कोशिश करते हैं। और जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है तो हमारा सारा फोकस इस बात पे है कि इस प्रोजेक्ट को तेज किया जाए। द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि जब बजट दिया जा रहा होता है तो सारा जोर इस बात पे होता है कि पैसे कम करो, पैसे कम करने पे जोर होता है, बजट ज्यादा ना एलोकेट कर दिया जाए। और जब काम शुरू हो जाता है तो तब हम बजट को भूल जाते हैं और तब हम कहते हैं टाइम कम करो। बजट देते हुए पैसे कम करो और अब टाइम कम करो। अब मुझे ये बताइए कि जिस प्रोजेक्ट के लिए आपने पैसे ही कम दिए हैं, अगर उसको टाइम भी कम कर देंगे तो उस प्रोजेक्ट का बेड़ा गर्क नहीं हो जाएगा? अब चूंकि काम करने वाले का, प्रोजेक्ट मैनेजर का ऊपर से हुक्म उसको ये है कि जल्दी करो और जो बजट दिया गया इसी में करो, तो प्रोजेक्ट मैनेजर उस काम को तेजी से करने की कोशिश तो करेगा। और अगर कर ले तो क्या, अगर वो तेज काम कर ले, मतलब वो डेडलाइन आने से पहले अचीव कर ले, वो काम डेट आने से पहले अकम्प्लिश कर ले, तो क्या फायदा हुआ? जी जनाब मोहित साहब, कोई फायदा है इसमें? अगर उसने काम जल्दी कर लिया, कोई काम जल्दी कर लिया, कोई फायदा है? जी सर, फायदा है। वो अगर प्रोजेक्ट माइलस्टोन पहले ही कंप्लीट कर लेता है अपने टारगेट्स, तो वो रिमेनिंग टाइम टाइम या तो टाइम उस टाइम से प्रोजेक्ट फायदा के है ना, टाइम के अलावा तो जी कोई जी फायदा सर। नहीं है। सर अगर उसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं, अगर भैया पार्ट 1 कर दिया तो वो पार्ट 2 बिल्कुल, को स्टार्ट कर सकता है। एग्रीड एग्रीड, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मेरा मतलब है फायदा टाइम की टर्म्स में ही है, आपको टाइम की टर्म्स में जी फायदा जी है। लेकिन जी सर जी। जिस वक्त हम प्रोग्रेस मेजर कर रहे होते हैं टाइम के हिसाब से, तो हम ये भूल जाते हैं ये चेक करना कि ये जो काम हुआ है इस पे एक्चुअली पैसा कितना खर्च हो गया। जब हम अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को प्राइम करके, चार्ज करके आगे दौड़ा देते हैं, तो वो तेज रेस में जब भागेगा, तो तेज रेस में भागने के लिए उसको शायद एक्स्ट्रा रिसोर्सेज, मोर एक्सपीरियंस रिसोर्सेज लगाने पड़े।
ज्यादा भारी मशीनरी लगानी पड़े, ज्यादा सेंसिटिव मैकेनिज्म्स एम्प्लॉय करने पड़े, जिस पे बजट से ज्यादा पैसे लगने का इम्कान है। काम तो शायद आप 2 दिन जल्दी कर देंगे, लेकिन हो सकता है आप चेक करें, इस काम को 2 दिन पहले कंप्लीट करने में आपने कहीं दुगने पैसे तो नहीं खर्च कर दिए। ये कोई भी नहीं देखता। ये हम देखते नहीं हैं कि हम एक्चुअली ऑन ग्राउंड पैसा कितना खर्च करें। और जहां तक ताल्लुक है अकाउंटिंग का, वो कोई और लोग हैं जो अकाउंट देख रहे हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर का जो बॉस है, उसको कोई मतलब नहीं है पैसे कितने खर्च हो रहे हैं, उसको मतलब वो अकाउंट वाले देखेंगे जी। जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, जब आप इस आदमी को गोल्ड मेडल देके भेज देंगे, तुमने कमाल कर दिया, तुमने आधे टाइम के अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया, तो बाद में अकाउंट वाले आते हैं कि सर ये तो 10 गुना ज्यादा पैसे खर्च कर दिए इन्होंने। और फिर नैब ढूंढती फिर रही होती है कि जनाब ये बंदा कौन था जो 10 गुना पैसे खा गया। दरअसल वो बंदा पैसे नहीं खा गया, उसने जो स्पीड अचीव की है, तो उसके लिए उसे जो रिसोर्सेज मोबिलाइज करने पड़े हैं, ये उनकी कॉस्ट है। जो उस वक्त जब वो ले रहा था, उस वक्त आपने कहा अभी तो हैं पैसे, अभी तो हैं, और जब पैसे खत्म हो गए बजट के, तो आपने प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के, बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट जा रहा है, चलो यार कोई बात नहीं, इसको इतने पैसे और दे दो, इतने पैसे और दे दो। गवर्नमेंट में कॉमन प्रॉब्लम है जो और इसको बजट दे दो, और बजट दे दो। तो अल्टीमेटली यू कीप स्पेंडिंग मोर मनी एंड प्रोजेक्ट तो जल्दी हो जाता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा कॉस्ट होता है, विच इज एब्सोल्युटली नॉट करेक्ट। अब मैं इसकी एग्जांपल, ये लाहौर के प्रोजेक्ट जो बहुत से पिछली कई गवर्नमेंट्स में होते रहे हैं, महीने में फ्लाईओवर बन गया जी। मैं नहीं कह रहा कि नहीं बन सकता, बट देयर इज अ कॉस्ट अटैच्ड टू दैट। पीपल आर जस्ट लुकिंग एट, क्या कमाल कर दिया जी चीफ मिनिस्टर साहब ने, महीने में फ्लाईओवर चालू कर दिया, वाह जी वाह, तालियां तालियां। ओ भाई, जितने पैसे का बनता है उससे 1000 गुना ज्यादा खर्च हो गए हैं, और आप लोग वो क्या कहते हैं, हाथ पे हाथ मार रहे हैं। नॉनसेंसिकल किस्म की बात है। आपको ये तो अंदाजा होना चाहिए कि वेयर इट मेक सेंस, और जब इस तरह के काम किए जाते हैं, एक तो मैंने कहा कि हो सकता है कोई करप्शन ना हो और जायज खर्चा हो, लेकिन जब इस तरह के काम किए जाते हैं तो हाथ पे हाथ मार के करप्शन भी उतनी होती है। 10 गुना ज्यादा खर्चा हो गया, 1000 गुना ज्यादा चार्ज कर दो, देयर यू आर। सो बेसिकली वो पूरी चेन खा रही होती है। तो ये तो एक कमाल हो गया जनाब। इसका मतलब ये है कि दिस इज नॉट अ गुड मेथड, क्योंकि ऑडिट वाले तो बहुत देर से आते हैं, साथ साथ तो वो चीजें चेक भी नहीं कर रहे होते, और अगर वो करें भी तो उन्हें टेक्निकल वर्क का क्या पता। वो ये तो नहीं कह सकते स्पीड कम करो, स्पीड कम करो, उनको क्या लगे कि स्पीड कितनी है। तो इसका मतलब ये है कि वी आर डूइंग समथिंग जो बाय डिजाइन हम शुरू से गलत करते आ रहे हैं। प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को मेजर करने का तरीका ही गलत है। अगर आपने प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को मेजर करना है, तो आपको 2-3 चीजें देखनी है। नंबर 1 ये देखना है कि आपका प्लानिंग जो हुई, जो फाइनल जिसके हिसाब से आपको बजट दिया गया, पहली बात तो ये, बजट शुड हैव बीन एलोकेटेड डाउन टू द एक्टिविटी लेवल। बजट ये नहीं होता कि जनाब इस पूरे प्रोजेक्ट का इतना बजट है। नो सर, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। बजट देने वाला पूरे आपके गैन चार्ट को, सब चीजों को चेक करेगा, सारी कैलकुलेशंस को, और आपको एलोकेट करेगा कि ये ठीक है कैलकुलेशन, ये गलत है, इधर से इतने पैसे कम कर दो, इधर ज्यादा कर दो, वगैरह वगैरह। एंड ही विल एलोकेट मनी टू ईच वन ऑफ द एक्टिविटीज, और उसका सम जो होगा, दैट वुड बी कॉल्ड द बजट, दैट इज द अप्रूव्ड फॉर्मेट, राइट। तो इसका मतलब है कि हर काम पे कितना पैसा खर्च होना है, यहां डिसाइड हो गया। यहां हमने ये डिसाइड कर दिया कि हर काम की मुद्दत क्या होगी, कब से कब तक होगा, स्केड्यूल बन गया, और साथ ही कॉस्ट भी
बजट जो आपने बनाया था वो भी एक्टिविटी के साथ सील हो गया, राइट। अब आप क्या करें कि बजाय इसके कि आप एक एक एक्टिविटी को मॉनिटर करें, आप ये मॉनिटर करें कि टाइम के हिसाब से अब तक प्लान के मुताबिक कितने काम हो चुके होने चाहिए थे। फर्ज करें बाय द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ, बाय द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ अगर आपके प्लान के मुताबिक 9 काम हो चुके होने चाहिए थे, मतलब प्लान में लिखा हुआ है ना 9, स्केड्यूल है कि ये 9 काम कंप्लीट हो जाएंगे। जो काम कंप्लीट नहीं होगा या जो अभी शुरू नहीं हुआ उनको नहीं आप काउंट करें, आप सिर्फ उन कामों को काउंट करेंगे एट द एंड ऑफ द मंथ विच हैव बीन कंप्लीटेड। जो ऑनगोइंग है उनको काउंट नहीं करेंगे। फर्ज करें ये 9 टास्क हैं, इनका जाके देखें बजट में इन 9 टास्कों की टोटल वैल्यू क्या बनती है। हर एक का बजट लिखा हुआ है ना उसके साथ, जिसको मैं यहाँ पे प्लान्ड वैल्यू का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। प्लान्ड वैल्यू इज द बजटेड वैल्यू ऑफ एवरी आइटम। टास्क जो आइटम है, हर टास्क जो है उसकी बजटेड वैल्यू जो है वो मेरी प्लान्ड वैल्यू है। ये 9 टास्क जो पहले महीने के एंड तक होने थे, उन 9 टास्कों के पैसों जो बजटेड वैल्यू थी या जिसको मैं प्लान्ड वैल्यू कह रहा हूं, उनको अगर जमा कर लिया जाए तो ये मेरी प्रिडिक्शन है कि इतने रुपए का काम इस महीने के एंड तक हो जाना चाहिए। मतलब 9 काम हो जाने चाहिए और इतनी वर्थ का काम, इतने पैसे खर्च हो चुके होने चाहिए। ठीक है जी। सो विदाउट इवन स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट, अगर मुझसे कोई पूछे कि अच्छा ये बताओ कि प्रोजेक्ट के 6ठे महीने पे हम कहाँ होंगे, तो मैं ये कहूंगा कि प्रोजेक्ट के 6ठे महीने तक ये 40 काम हो चुके होने चाहिए थे। इन 40 का टोटल बजट इतना बनता है, इसलिए इतने पैसे का काम हो चुका होना चाहिए 6ठे महीने। अभी 6ठा महीना आया नहीं है, मैं आपको पहले से ही बता रहा हूं कि 6ठे महीने के एंड पर इतने पैसे का काम हो चुका होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इतने ही पैसे का काम हो चुका होगा, राइट। और कौन से काम होने वो भी हमें पता है, कौन से 40 काम है जो होने। तो इस तरीके के साथ इसको कहते हैं प्लान्ड वैल्यू। ठीक है जी। तो ये जो 6ठे महीने पे ये मेरी प्लान्ड वैल्यू है उस टाइम की। प्लान्ड वैल्यू इज एसोसिएटेड विद एनी पॉइंट इन टाइम। प्रोजेक्ट के पहले महीने के एंड की प्लान्ड वैल्यू क्या है, 6ठे महीने के एंड पे क्या है, या आखिरी महीने जो प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन का आखिरी डे है उस दिन की प्लान्ड वैल्यू क्या है। So planned value will be the sum of all the planned work which should have been completed by that time. उन सारे कामों को जमा कर लिया जाए, उनके पैसों को। तो लाजमी बात है जब मैं आखिरी दिन की प्लान्ड वैल्यू की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द टोटल बजट ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का जितना भी काम है उसके सारे की टोटल जो है वो आ जाएगा, कामों का टोटल आ जाएगा। So that would be the planned value. But this planned value is special. जो आखिरी पॉइंट है planned value का वो स्पेशल इसलिए है because this indicates the whole budget, and therefore we will call it the last PV, पूरे प्रोजेक्ट के आखिरी दिन का PV जो होता है उसको कहते हैं BAC, budget at completion, budget at completion। तो प्लान्ड वैल्यू मैंने डिस्क्राइब कर दी। प्लान्ड वैल्यू हर एक्टिविटी की अपनी अपनी भी होती है। प्लान्ड वैल्यू टाइम के हिसाब से किसी भी वक्त, टाइम लाइन है ना आपकी कि ये 6 महीने का या साल का प्रोजेक्ट है, तो डे 1 से लेके आखिरी दिन तक किसी भी पॉइंट पे उंगली रख दें और वहां पे हम चेक करके बता सकते हैं कि इस वक्त तक कितने पैसे खर्च हो चुके होने चाहिए। ठीक है जी। और पैसे खर्च हो चुके होने चाहिए का मतलब ये है कि ओनली दोज टास्क विच शुड हैव बीन कंप्लीटेड, जो अभी कंप्लीट नहीं हुए उनको नहीं काउंट किया जाएगा, किसी सूरत में भी काउंट नहीं किया जाएगा। उसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा कि वो कैसे उसको कैटर करते हैं, लेकिन उसको काउंट नहीं किया जाएगा। तो सिर्फ वो काम जिनको कंप्लीट हो चुके होना चाहिए था इस तारीख तक, उनका सम टोटल जो है
that is my planned value at that point in time. So every day there could be a different planned value, but planned value starts right from the day one till today, उधर से लेके आज तक का total. Right? This is progressive in nature. This is cumulative in nature. Right? तो आई होप आप प्लान वैल्यू को समझ गए होंगे। जी जनाब, प्लान वैल्यू के हिसाब से कोई सवाल तो नहीं है? अच्छा जी, और भी टर्मिनोलॉजीज हैं, लेकिन आई विल जस्ट लीव यू टू यू नो थोड़ा इसके ऊपर सोचो विचार करें। प्लान वैल्यू की बात आपको समझ आई है कि नहीं आई है? और अगर प्लान वैल्यू के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्लान वैल्यू का पुराना नाम जो अकाउंटिंग की किताबों में तो मिलता है, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की किताबों में अब उसको पीवी कहा जाता है। पुराना नाम इसका ज्यादा डिस्क्रिप्टिव इन नेचर था, उसका नाम वो बनता था BCWS, बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क स्केड्यूल्ड, विच इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ पीवी। बजटेड कॉस्ट, जो बजट आप अभी तक जितना काम स्केड्यूल हुआ है, आज की तारीख तक जितना काम स्केड्यूल हुआ है, उसकी बजटेड वैल्यू क्या है, बजटेड कॉस्ट क्या है, उसकी जो आपको बजट दिया गया है वो कितना दिया गया है उन कामों को करने का जो आज तक कंप्लीट हो चुके होने चाहिए। ठीक है जी, दिस इज योर प्लान वैल्यू। और सिर्फ इशारे के तौर पे मैं अर्नड वैल्यू को बताता जाऊं कि अर्नड वैल्यू is actually the work which has been accomplished. All those tasks which have been completed by today, उनकी बजटेड वैल्यू क्या थी? उनकी सिर्फ बजटेड वैल्यू, मतलब अगर से कि 9 काम होने थे आज तक, हुए 8 हैं, तो 9 का बजट मेरा पीवी है, और ये जो 8 हुए हैं इनके इन 8 के जो इंडिविजुअल बजट्स हैं उनको जमा कर लिया जाए, तो दिस इज माई अर्नड वैल्यू। तो मैं कहूंगा, फर्ज करें 50,000 रुपए उन 9 कामों की जो बनती है कॉस्ट, कि जी ये आज की तारीख तक ये 50,000 का काम हो चुका होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली काम कितने हुए हैं? 8, और उन 8 की जो वैल्यू बनती है वो बनती है 42,000। इसका मतलब है योर अर्नड वैल्यू इज 42,000। उन 8 कामों की बजटेड वैल्यू, याद रहे मैं बजटेड वैल्यू कह रहा हूं, मतलब जो जितना बजट मिला, उन 8 कामों का जितना बजट मिला हुआ है उनको जमा कर लें तो ये मेरी अर्नड वैल्यू बन जाएगी। और जितना काम होना चाहिए था उनका बजट ऐड कर लें तो पीवी बन जाएगा। तो पीवी इज बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क स्केड्यूल्ड, कि प्लान क्या किया था, काम कितना होना चाहिए था, और ईवी इज द बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म, क्या आज तक काम कितना हुआ है उनकी बजटेड वैल्यू क्या है। दोनों बजटेड वैल्यूज हैं। एक्चुअल कितना पैसा खर्च हुआ है, दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन दीज टू टर्म्स। उसको अलग से लिया जाता है कि अच्छा ठीक है जी, पीवी तो 50,000 रुपए का काम हो चुका होना चाहिए था, ईवी असल में जो काम हुआ है बजट के मुताबिक वो 42,000 रुपए का हुआ है, लेकिन एक्चुअली जो आपने ऑन ग्राउंड पैसा खर्च किया है वो फिर आप पूछते हैं कि आप बताओ जी कितना पैसा खर्च किया है। तो वो ऑन ग्राउंड जो पैसा खर्च हुआ है, फर्ज करें वो 55,000 हुआ है, तो 55,000 विल बी योर एसी, एक्चुअल कॉस्ट, और इसका जो पूरा नाम है वो है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म। जितना काम हुआ है उसके ऊपर ऑन ग्राउंड कितना पैसा खर्च कर दिया, दैट इज एक्चुअल कॉस्ट। So we have got 3 basic terminologies here: planned value, earned value and actual cost. और बाकी टर्मिनोलॉजीज में इंशाल्लाह कल आपको डिस्क्राइब करूंगा, लेकिन बुनियादी ये 3 चीजें हैं जिनके ऊपर सारा पहाड़ खड़ा होता है। जी सर, एनी क्वेश्चंस? सर इनका जो वेरिएंस होगा वो कॉस्ट वेरिएंस होगा? जी बिल्कुल, मैं कल इंशाल्लाह ये स्केड्यूल वेरिएंस, कॉस्ट वेरिएंस और बाकी चीजों की बात करूंगा। मैंने ऊपर की 4 टर्म्स आपको डिस्क्राइब कर दी हैं: प्लान वैल्यू, अर्न वैल्यू, एक्चुअल कॉस्ट और बजट एट कंप्लीशन। बजट एट कंप्लीशन क्या था? द पीवी ऑफ द लास्ट डे ऑफ द प्रोजेक्ट। प्लान वैल्यू मतलब टोटल बजट ही हो गया ना, वो बजट एट कंप्लीशन, आखिरी दिन की पीवी जो होती है वो बजट, तो वही जो एलोकेटेड बजट आपको होगा, टोटल बजट।
मगर उसमें एक थोड़ी सी कैवियट है, वो मैं इंशाल्लाह कल डिस्क्राइब करूंगा। जी रिजवान साहब, आपकी तरफ से जी कोई पॉइंट? जी राइट सर, क्लियर है जी। क्लियर है। मुस्तफा साहब? ये सब ठीक है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। बड़ी पेशेंस के साथ आपने मेरी बातें सुनी। होप के कुछ ना कुछ आपने 80 to 90% एब्जॉर्ब भी किया होगा। मतलब कोशिश तो हमारी है कि पूरा हो। आपको वीडियो भी दी जा रही है, किताबें, मटेरियल सब कुछ आपके पास है। लेकिन अगर कोई शक है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो यू कैन आस्क नेक्स्ट टाइम आल्सो। व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, प्राइवेटली पूछ सकते हैं, ग्रुप में पूछ सकते हैं, फोन कर सकते हैं मुझे। लेकिन ये है कि प्लीज आप लोग थोड़ा इंटरेस्ट के साथ और इन चीजों को समझने की कोशिश करें। फायदा आपका अपना, मतलब मेरा तो काम कन्वे करना है, वो मैं कर रहा हूँ। तो होपफुली आपको ये बातें समझ भी आई होंगी। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर। इंशाल्लाह सी यू टुमारो एट द सेम टाइम। खुदा हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।